हेलो स्टूडेंट्स। चलिए शुरुआत करते हैं हम दोबारा अपने सीरीज के इस दूसरे कदम को, और वो है आजीविका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। क्योंकि कल ही आप लोगों ने मुझे कमेंट दिया, सराहा जो प्रश्न टॉप 30 में लेकर के आया था ग्रामीण विकास को लेकर के, और मुझे भी काफी हृदय से प्रसन्नता हुई, और उस सभी के लिए आप सभी का मेरी ओर से हृदय से आभार। और ऐसे ही आप कमेंट करके पुनः बताइएगा कि आपको यह सीरीज के और टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए या नहीं, लेकिन मैं इंतजार जरूर करूंगा आपके सभी कमेंट्स का। अब बात उठती है कि सर ये जो आजीविका से संबंधित आज जो आप प्रश्न लाए हो, इसका महत्व क्या है। महत्व यह है कि यहाँ पर मैं पुनः आपको कह रहा हूं कि संबंधित मंत्रालय के एनुअल रिपोर्ट्स को यहाँ पर साझा किया गया है। आपको यहाँ पर नाबार्ड से संबंधित और आरबीआई की भी कुछ गाइडलाइंस जो रहेगी, जहां पर वित्तीय सहायता दी जाती है सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेकर के, या फिर आप उसे स्व सहायता समूह के नाम से भी जानते हैं। आप उसे सामान्य तौर पर यह भी जानते हैं कि महिलाओं का ग्रुप है ना, क्योंकि महिलाओं के ग्रुप को अगर आर्थिक तौर पर मजबूत करना है तो आपने देखा था कि उनको बैंक लिंकेज करना है। अब बैंक लिंकेज के लिए भाई कुछ ना कुछ तो गाइडलाइंस होनी चाहिए। तो आरबीआई की भी जो गाइडलाइंस होती है भाई, यहाँ पे नाबार्ड की कुछ गाइडलाइंस होगी आजीविका को लेकर के। यहाँ पर उन सभी को तथ्यों को मैंने सार बनाया और प्रश्न का संग्रह यहाँ पर आप सभी के सामने ले आया हूं, ताकि आपके सामने ऐसे प्रश्न आए जिनकी संभावनाएं हो सकती है आगामी एडीओ परीक्षा को लेकर के। अब पुनः कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको आज के भी ये टॉप 25 क्वेश्चंस क्रांति सर के द्वारा लाए गए महत्वपूर्ण लगे और बेहतर लगे, तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मैं दोबारा इस सीरीज को और आगे बढ़ाऊं। ठीक है, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था के भी तो प्रश्न आपको ला करके देने हैं, और भी ऐसे कई विषय है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और मेरे साथ ऐसे बने रहिएगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने क्या आता है इस आजीविका को लेकर के। और हाँ, याद रखिएगा मात्र 25 क्वेश्चन जरूर है, लेकिन इन 25 प्रश्नों का जब मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं तो वो उससे संबंधित और कई प्रश्न आपको हल करने के लिए सक्षम बना देते हैं माय डियर, इस बात को याद रखिएगा। तो शुरुआत करते हैं, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, और हाँ कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको सीरीज बेहतर लग रही है तो, और मैं इंतजार जरूर करूंगा भाई। और पूर्व के कमेंट के लिए आप सभी का हृदय से आभार भी है। तो चलिए पहला प्रश्न क्या कहता है, यहाँ देखिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में हरित क्रांति के प्रमुख कारक कौन से। अब देखिए, हरित क्रांति को तो आप बेहतर तरीके से जानते हो, ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसे आप कहते हो, और आपको पता भी है कि यहाँ पर हम गेहूं चावल इत्यादि खाद्यान्नों की बात करते हैं जहां पर एक बेहतर उपज हुआ था, है ना। इतना तो आप जानते हो सामान्य तरीके से। अब बात उठती है कि प्रश्न कैसे पूछता है, ये आपको जानना जरूरी है। कि हम चाहे कितना भी पढ़े, हमें प्रश्नों के प्रवृत्ति को जानना जरूरी है, तब जाकर के आप एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हो। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में हरित क्रांति के प्रमुख कारक कौन से हैं, और यहाँ पर 5 स्टेटमेंट दे दिया गया, उससे संबंधित यहाँ पर 4 विकल्प है। फिलहाल हम पढ़ते हैं क्या कह रहा है। पहला बोल रहा है उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग। अब यहाँ देखो माय डियर, मैं एक एक चीज यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, यहां से समझिएगा। एक एक चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है बेटा। उन्नत किस्म का के बीजों का प्रयोग, आप उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग आप पढ़ते हो, या फिर आपने पढ़ा होगा जब आदरणीय शिक्षक आपको पढ़ाए होंगे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इस तरीके का भी शब्दावली यहाँ पर इस्तेमाल होता है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। इसी को ही कहा जाता है कि उन्नत किस्म के यहाँ पर ये बीज है। अब इनका प्रयोग हरित क्रांति में किया गया, तो भाई इसका फायदा क्या हुआ। फायदा ये हुआ, इसके नाम से ही ना, आप इसके नाम को समझिए, क्या बोल रहे हैं, उन्नत किस्म के बीज। अर्थात यह है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर एक बूंद में आपको अधिक से अधिक यहाँ पे क्रॉप मिलेगा बेटा। कैसे, क्योंकि यह जो बीज है यह वास्तविक तौर पर जब इनका जमीन में आप इसे लगा दोगे ताकि आपके पास उत्पादन प्राप्त हो, और उत्पादन जब प्राप्त हो फसलों के तौर पर, उस समय आपको पर्यावरणीय परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना पड़ता है, ताकि अगर कोई प्रतिकूल परिस्थितियां आए तो वो उससे लड़ जाए वो बीज, और आपको एक बेहतर उत्पादन दे फसलों को लेकर के। वही सारी क्वालिटीज ये सीड्स रखते हैं, ये बीज। इसलिए इसे कहा गया है उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग। क्यों, ताकि आपको फसलों का पैदावार अधिक मिले, उत्पादकता अधिक हो माय डियर, समझिए इस बात को। तभी तो हरित क्रांति आएगी, ग्रीन रिवॉल्यूशन आएगा खाद्यान्नों को लेकर के, तभी तो हमारा देश सक्षम हो पाएगा। इसलिए तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की बात कही गई है। तो भाई पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही होता है कारक को लेकर के। तो चलिए पहले स्टेटमेंट को हम सही ले लेते हैं, समझ में आ गया चीज। सेकंड, अब आप देखिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। अब यहाँ देखो बोल रहा है रासायनिक उर्वरक,
केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने की बात कर रहा है। भाई ये स्टेटमेंट भी सही है। अब क्यों है, पहले एक्सप्लेनेशन समझ जाइए। भाई आपका एम है कि आप खाद्यान्न के क्षेत्र में हरित क्रांति जैसी चीजों को जब आप ला रहे हो तो बेहतर उत्पादन हो, उत्पादकता बढ़ जाए, है ना। अब उत्पादकता आपको बढ़ानी है तो बेटा यहां पर आपको बेहतर खाद की आवश्यकता पड़ेगी ताकि पोषक तत्व भी तो मिले उस बीज को, उस फसल को। अब यहां पर हो क्या रहा है, देखिए आप जब ये रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हो, इसका मतलब एक और चीज है जो कहीं ना कहीं आपको ये नकारात्मक तौर पर भी दिखेगा, है ना। वो भी बात समझिएगा भाई, जो मैं आपको बता रहा हूं वो क्या है। भाई हरित क्रांति में जब आप रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करो, क्योंकि पोषक तत्व बेहतर से बेहतर मिलेगा, है ना। किनको मिलेगा, बीज को मिलेगा, बीज को मिलेगा तो फसल तैयार होगी, फसल तैयार होगी मतलब आपको खाद्यान्न उत्पादन बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन बेटा यहाँ पे एक नकारात्मक चीज ये भी है कि जो जैविक खाद का जो प्रयोग होता था वो कहीं ना कहीं रिप्लेस हो जा रहा होता है, प्रतिस्थापित आप कर रहे होते हो, समझ में आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक नकारात्मक पॉइंट है, इस बात को भी आप याद रखिएगा, अगर कभी आपसे ऐसा पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए। तो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना मतलब अधिक से अधिक आप पोषक तत्व देना, अधिक से अधिक पोषक तत्व देना मतलब कि जो बीज है वो बेहतर फसल वहां पर पैदावार होगी उससे, और फसल पैदावार बेहतर हो रही है तो आपके पास उत्पादकता बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, तो सेकंड भी आपका सही है। तृतीय, बेहतर सिंचाई व्यवस्था। अब भाई आप ही मुझे बताओ, अगर आप फसलों का उत्पादन कर रहे हो, आपने बीज लगा दिया, आपने खेतों में बीजों को बो दिया, और अगर सिंचाई व्यवस्था ही बेहतर ना हो तो आपको परेशानियां नहीं होगी यार, है ना। तो सिंचाई व्यवस्था भी बेहतर होनी चाहिए। लेकिन बेटा यहाँ पे एक और नकारात्मक पॉइंट है इसका, अगर कभी आपसे कोई पूछ दे कि भाई ठीक है हरित क्रांति आई, बेहतर सिंचाई व्यवस्था आपने कर दिया, पैदावार आपकी बढ़ गई, खाद्यान्न उत्पादन बेहतर हो रहा है, आप सक्षम हो जा रहे हो उस क्षेत्र में, लेकिन इसका एक नकारात्मक ये है कि सिंचाई इतना ज्यादा कर लिया गया था बेटा कि ना भूजल का जो स्तर था ना कम हो गया था। ये भी आप याद रखिएगा अगर कभी आपसे प्रश्न पूछे दे तो। फिलहाल इस प्रश्न के आधार पर हमारा जो तृतीय बेहतर सिंचाई की व्यवस्था ये सही है। चौथा, फसल विविधीकरण। फसल विविधीकरण भी हरित क्रांति का ही अपना एक कारक है। अब बात उठती कि सर फसल विविधीकरण क्या, इसे समझो बेटा। फसल विविधीकरण मतलब कि आप यहाँ पे बहुफसलीय समझिए बेटा, बहुफसलीकरण मतलब कि एक ही खेत में आपने एक से अधिक फसल को लगाया। मतलब कि अब यहाँ पे जो किसान भाई है वो सीमित नहीं रह गए कि भाई मैं साल भर में एक ही फसल लूंगा। अब आपने इतनी टेक्नोलॉजी आप उन्हें दे दिया हरित क्रांति के माध्यम से कि वो एक से अधिक फसल लगा रहे हैं, तभी तो यहाँ पे कहा गया क्रांति। व्हाट डू मीन बाय द क्रांति, और क्या मतलब होता है रिवॉल्यूशन का, इसका मतलब होता है टू गेट समथिंग इन अ पॉजिटिव रेस्पॉन्स, कि आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो। सकारात्मक परिणाम क्या प्राप्त होगा बेटा, फसलों को लेकर के एक बेहतर उत्पादन ही तो प्राप्त होगा, वही तो हरित क्रांति कहता है। तो भाई आपका ये चारों सही हो गया। पांचवा हम पढ़ लेते हैं, कीटनाशक का प्रयोग। अब मुझे आप ही बताओ बेटा, अगर आप कीटनाशक का प्रयोग करोगे मतलब आप फसलों को बचा रहे हो ना, है ना। किनसे बचा रहे हो, इन कीटों से। तो भाई आपकी फसल बेहतर रहेगी तो खाद्यान्न उत्पादन अच्छा होगा। तो आपको नहीं लगता ये पांचवा भी सही होगा, सही है। अब हमको मांगा क्या था, निम्न में हरित क्रांति के प्रमुख कारक कौन से। भाई पांचों के पांचों सही है, तो आप किस ऑप्शन के साथ जाओगे बताओ ना। आप तो वो ऑप्शन लोगे जहां पे 1 2 3 4 5 सभी रहे। तो बताइए कौन सा आपके पास दिखाई दे रहा है, देखो सी दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5। आप सी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे बेटा एंड यू विल गेट आंसर। डी में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। क्लियर हो गया। वैसे डी में जाओगे तो 1 2 3 और 5 दिया गया, 4 वहां पे हटा दिया गया, तो आप सी के साथ चले जाओगे। इसलिए फिर भी मैं आपको डी दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। चलो डी भी आप देख लीजिए, कुछ बच्चों को अगर कोई परेशानी आ रहा है तो। यहाँ देखो बेटा, ये देखो डी 1 2 3 था और हमको था 1 2 3 4 5 सभी लेना था, इसलिए हमने सी ले लिया। फिर से कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, अगर आपको यह प्रश्न संग्रह बिल्कुल नए लगे और बिल्कुल हेल्पफुल है तो आप मुझे कल की ही भांति कमेंट जरूर करिएगा, है ना। मैं इंतजार करता रहूंगा आपका अपना क्रांति सर। फिलहाल चलो बढ़ते हैं अब हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है हरित क्रांति से होने वाली हानियां। देखिए अभी मैंने आपको हानियां भी बताया था, जैसे भूजल स्तर की मैंने बात किया, है ना। तो देखो प्रश्न आखिरकार आ गया ना, इसलिए हर एक एक्सप्लेनेशन को बेहतर तरीके से समझिए। अब हानियां को समझना है बेटा। अब यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए, ए बी सी और डी। मैं चारों विकल्पों को लेकर के चलता हूँ, एक एक चीज बता रहा हूँ। पहला हानि बोला आर्थिक असमानता है, तो भैया ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला विकल्प। अब क्यों सही इसे समझिए। देखो बेटा आर्थिक असमानता इसलिए कह रहा है, देखो आप हरित क्रांति लाए, हरित क्रांति जिसको इंग्लिश में ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हो। अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है यार, आपको उन्नत किस्म के बीज खरीदना है, आपको रासायनिक उर्वरक खरीदना है, आपको बेहतर सिंचाई व्यवस्था करनी। तो आप मुझे बताओ बेटा, अगर मैं आपको लेकर के बात करूं, आप संपन्न किसान हो सकते हो,
मगर आपके ही घर बगल में आसपास में रहने वाला एक किसान लघु और सीमांत भी तो हो सकता है, छोटा किसान भाई बंधु भी तो हो सकते हैं। हो सकता है उनके पास इतनी आर्थिक स्थिति बेहतर ना हो। तो मुझे बताओ, जिसके पास आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं होगी, क्या वो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन को अपना पाएगा? नहीं अपना पाएगा। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे आर्थिक असमानताएं पैदा हो रही है अमीर और गरीब किसानों को लेकर के, है ना? इसलिए ये इसकी हानि है। क्लियर हो गया? इससे पहले स्टेटमेंट जो है मैंने सही कर दिया। सेकंड बोला यूट्रोफिकेशन। अब यूट्रोफिकेशन क्या, हम इसकी बात करते हैं। यहाँ देखिए बेटा, यूट्रोफिकेशन, इसे समझिए। यूट्रोफिकेशन ना एक प्रकार की प्रक्रिया है। देखिए, अभी आपने बताया था कि सर मैं हरित क्रांति को अपना रहा हूं या अपना रही हूं अपने खेतों में। अब जब आप हरित क्रांति को अपने खेतों में अपना रहे हो बेटा, तो आपने रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया। अब मान लीजिए उस समय बारिश हो गई। अब रासायनिक उर्वरक क्या है? वैसी पोषक तत्व है, वो बारिश की पानी से बह करके कहीं डबरी में, कहीं तालाब में जा चले जाता है। अब जो तालाब में चले गया तो वहां पे तो पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिल गए। इसलिए आप देखिएगा बेटा, कई तालाब ऐसे होते हैं जिसके ऊपर पूरे पानी में हरा 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 आपके पास छोटे छोटे पौधे दिखाई देंगे। उसे कहा जाता है यूट्रोफिकेशन प्रोसेस। मतलब कि पोषक तत्व इतना अधिक मिल गया कि वहां पे ग्रीन ग्रीन पूरा पानी हो जाता है बेटा, उसमें छोटे छोटे पौधे आ जाते हैं। तो उसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि पानी के अंदर जो जलचर है, उदाहरण के तौर पे मछली की अगर मैं बात करूं बेटा, तो मछली तक और अन्य पेड़ पौधों तक जो पानी के अंदर है, उनको बेटा सही तौर पर प्रकाश नहीं मिल पाता सूर्य का। और क्या होगा? जो पानी में पहले से डिजोल्व ऑक्सीजन है, घुली हुई ऑक्सीजन, उसकी मात्रा कम हो जा रही होती है, क्योंकि ऊपर जो पेड़ पौधे आ गए ना, वो लोग उसका इस्तेमाल कर जाते हैं। तो अब आप मुझे बताओ, अगर मछलियों को डिजोल्व ऑक्सीजन की कमी हो जाए, घुली ऑक्सीजन की, तो वो बच पाएंगे बेटा? नहीं ना, वो तो मर जाएंगे। इसलिए आप कई बार देखिएगा ऐसे तालाब जहां पे हरी हरी पेड़ पौधे पूरे छा चुके हैं बेटा, वहां पर आपको मछलियां मरी हुई ऊपर उफली हुई दिखेगी। वो किसका दुष्परिणाम है? इस यूट्रोफिकेशन का। तो हानि नहीं हुआ? अब समझ में आया कितनी बड़ी हानि है यहाँ पर? देखो बेटा, इसलिए प्राकृतिक तौर पर जो खेती बाड़ी चल रही है वो ज्यादा बेहतर होती है ना? यहाँ देखें, तीसरा है पूंजीवादी कृषि। भाई ये भी तीसरा सही है। क्यों पूंजीवादी कृषि बोल दिया? भाई अभी तो मैंने बताया, अगर आप हरित क्रांति अपनाना चाहते हो, मतलब आप आधुनिकीकरण कर रहे हो। अब जब आधुनिकीकरण करण करोगे, तो आपको नहीं लगता बेटा कि आप कृषि के क्षेत्र में एक महंगे से महंगा उपकरण लेना चाहोगे, कृषि उपकरण? अब कृषि उपकरण, मान लीजिए आपने एक ट्रैक्टर ले लिया, भाई आपके पास पैसे तो आपने खरीद लिया। आपने थ्रेशर खरीद लिया, आपके पास पैसे तो खरीद लिया। जिनके पास नहीं वो क्या करेंगे? क्या करेंगे आप ही मुझे बताइए ना। तो आपको नहीं लगता ये जो हरित क्रांति कहने की पूंजीवादी कृषि हो गई है? तो ये भी एक तो नेगेटिव पॉइंट हो गया ना। इसलिए तीनों सही है, लेकिन हमारा चौथा विकल्प इससे बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है उपरोक्त सभी। इसलिए आप जो आंसर लोगे बेटा वो ये रहेगा, डी फॉर डॉग, उपरोक्त सभी। इज दिस क्लियर? समझ में आया? अब भाई समझ में आया तो देखिए, कमेंट जरूर करिएगा बेटा, बिकॉज आई नीड योर कमेंट। और आपके कमेंट पढ़ करके ना अंदर से जो कॉन्फिडेंस जागता है कि यार इन बच्चों के लिए मुझे कुछ करना है, ये बच्चे चाहते हैं कि मैं इनके लिए कुछ करूं, तो मैं बेटा दोबारा सीरीज लाऊंगा, है ना? चलो फिलहाल आगे बढ़ा जाए। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? देखो बेटा, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या देखो क्या कह रहा है, हरित क्रांति के प्रथम चरण की सीमाएं। प्रथम चरण, अब प्रथम चरण कौन सा था? तो भाई याद करो, 1965 से हमने चालू कर दिया था लगभग, और ये जाएगा फिर आपके पास 1965 से 1980 के बीच के, मैं बात कर रहा हूँ 1965 से 1980 के बीच की बात चल रही है यहाँ पे। प्रथम चरण है ना? हाँ ठीक है, तब तक की हम बात करें। तो अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे हो रहा है उसकी सीमाएं। सीमाएं मतलब क्या हुआ? द लिमिटेशंस ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक, सीमाएं। अब वो लिमिटेशंस क्या है, सीमाएं क्या क्या है? अब यहाँ पर आपके पास चार विकल्प दिए गए। चारों विकल्पों को मैं पढ़ता हूं और एक एक एक्सप्लेन करूंगा, और यदि हेल्पफुल है तो कमेंट जरूर करिएगा, है ना? देखो, और शेयर भी कर देना भाई। लोग कहते हैं शेयर करो सब्सक्राइब करो, मैं बोल रहा भले सब्सक्राइब करो मत करो, अपने बाकी साथियों तक पहुंचा जरूर दीजिएगा, ये आपके क्रांति सर की रिक्वेस्ट है। फिलहाल देखो, ए क्या बोल रहा है? ए बोल रहा है कि सीमित विस्तार। सर सीमित विस्तार क्या है? चलो पहले इसको ना आप राइट कर लो, फिर मैं बता दूं सीमित विस्तार क्या है। हरित क्रांति के प्रथम चरण की सीमाएं में सीमित विस्तार। सीमित विस्तार इसलिए बोल रहा है बेटा, हरित क्रांति जब प्रथम चरण में आया था 1965 के अप्रोक्सीमेटली आसपास, तब ये हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी यूपी तक ही सीमित था। तो अब मुझे बताओ, सीमित हो गया क्षेत्र, संपूर्ण देश में आता, सभी इसके लाभ उठा पाते, तो बात एक अलग रहता है। ये तो ऐसे क्षेत्रों में ज्यादा पनपा जहां पर, वहां पर ऐसे किसान थे जो इस पूंजीवादी कृषि में अपना सहयोग दे सकते थे।
कृषि कार्यों में। बाकी लोग तो नहीं कर सकते थे क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था भी तो बेहतर होनी थी, रासायनिक खाद भी तो लेना था, आधुनिक उपकरण भी तो चाहिए थे, उन्नत किस्म के बीज भी तो चाहिए थे। इसलिए विस्तार यहाँ पे सीमित दिख रहा है, तो ये सीमाएं हैं बेटा। दूसरा, दालों का उत्पादन नहीं, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है बेटा, क्योंकि जब आप पहले हरित क्रांति के प्रथम चरण की अगर बात करोगे तो मुख्यतः गेहूं को लेकर के उत्पादन चल रहा था। दालों का उत्पादन उतने गेहूं के तुलनात्मक तौर पर उसका उत्पादन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया गया था। इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, ये भी बिल्कुल सही, ये भी इसकी एक सीमा है। थर्ड बोल रहे हैं कृषि भूमि का छोटा आकार, भाई ये भी सही है। क्यों सही है अब आप समझिए। भाई अभी तो मैंने आपको बताया, आप ग्रीन रिवॉल्यूशन करना चाहते हो ना बेटा, आप ये मुझे बताओ, ग्रीन रिवॉल्यूशन करना चाहते हो, अधिक से अधिक आपको उपज चाहिए, अब मशीनी भी तो लाना पड़ेगा। अब कृषि के क्षेत्र में अगर आप मशीनीकरण करोगे तो आप बड़े बड़े ट्रैक्टर को छोटे छोटे खेतों में जोतों में कहाँ ले जाओगे भैया, क्षेत्र भी तो बड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर खेतों का आकार छोटा है तो आधुनिकीकरण पर आधारित जो आपके मशीन है, आप उसका बेहतर उपयोग तो नहीं कर पाओगे ना। तो उसकी सीमाएं थी, मतलब कि आपका सी भी सही आ जा रहा है। तो अब आप मुझे बताओ, तीनों सही है, किसके साथ जाओगे भाई, उपरोक्त सभी। तो योर आंसर शुड बी डी। डी क्या आएगा, आंसर आएगा बेटा। क्लियर हो रहा है ना। देखो मैं जितना हो सके सहज और सरल शब्दों में आपको इसका व्याख्यान दे रहा हूं ताकि कोई भी विद्यार्थी को परेशानी ना हो। और आपको अगर मेरे पढ़ाने का तरीका बेहतर लगे बेटा तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट ही ना मेरे लिए बहुत प्रेम होता है, मेरे लिए सम्मान होता है कि मैं आपके लिए और कुछ करूं। चलो यहां देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हरित क्रांति, हरित क्रांति कृषोन्नति योजना से संबंधित सत्य कथन कौन सा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ बेटा, मांगा क्या है, सत्य कथन, हाईलाइट कर लो। पहले ही बता चुका हूँ, एग्जाम के वक्त बहुत प्रेशर रहता है ना, सत्य असत्य हम जान नहीं पाते और फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टिक कर देते हैं, फिर बोलते हैं ओ शिट यार जल्दबाजी में गलती हो गई। यही तो नहीं करना है ना आपको। एक एक नंबर से बेटा कई कई रैंक पीछे हो जाते हो, और एक एक नंबर से कई कई रैंक आगे भी चले जाते हो। थिंक पॉजिटिव, है ना। यहाँ देखो क्या बोल रहा है, चार स्टेटमेंट हमारे पास ये दिए गए, चार विकल्प है, उसके अनुसार चुनेंगे सत्य कथन। पहला बोल रहा है कि योजना की जो शुरुआत है वो वर्ष 2005 में की गई, तो ये बात बिल्कुल सही है, तथ्यात्मक है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो पहला आप ले लीजिए भाई, योजना की जो शुरुआत है वर्ष 2005 में की गई, चलो ठीक है, पहला सही हो गया। दूसरा, किसानों की आय में वृद्धि करना। अब आप देखो बेटा, ये जो कृषोन्नति योजना है ना, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि किसानों की आय में वृद्धि करें हम कैसे भी करके। तभी तो आपने आधुनिकीकरण को भी अपना रहे थे। तो भैया दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही हो गया, एकदम आसान था ये तो। तीसरा क्या हो रहा है, कृषि का आधुनिकीकरण। अभी तो मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको बताया, until unless we are not doing the agriculture mechanization, how will you get the better production। जब तक आप कृषि का आधुनिकीकरण नहीं करोगे, मॉडर्नाइजेशन नहीं करोगे, कैसी संभावनाएं बढ़ेगी कि आपकी उपज बेहतर हो सके। भाई ये तो उसी का हिस्सा है, तो तृतीय भी आपका सही हो गया। चौथा, योजना के अंतर्गत 10 योजनाएं और मिशन शामिल है। बस यहीं पर ही विद्यार्थी थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं। ये जो कृषोन्नति योजना है ना बेटा, ये कई योजनाओं और मिशन का समावेश है, इट्स अम्ब्रेला योजना। हाँ, तो यहां पर 10 नहीं 11 योजनाएं और मिशन इसके अंतर्गत शामिल है बेटा। तो ये जो 10 है ना ये रॉन्ग है, यहाँ पे 11 आना था। क्या आना था, 11। अब हमको मांगा क्या है, कौन सा कथन सत्य है। तो देख लो भैया 1 2 3 जहां पे ऑप्शन होगा आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए यार। तो ए फॉर एप्पल जो है 1 2 3 सही है, चौथा तो आपको लेना ही नहीं है, सो ए विल बी योर आंसर। आया समझ में, अच्छे से समझो बेटा, काम आएगा, आगे भी काम आएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देते जा रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। फिर मैं आपको बेटा पंचायती राज व्यवस्था से भी संबंधित प्रश्न लाऊंगा ना, चिंता ना करो। यहाँ देखिए, फिलहाल अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ देखो, ध्यान दीजिए। निम्न में कौन सा पशु का आहार है। अब दो यहाँ पर आहार के नाम दे दिए गए बेटा, एक बोल रहा है रुशांश और दूसरा बोल रहा है सांद्र। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि रुशांश और ये सांद्र दोनों ही पशु आहार है बेटा। अंतर सिर्फ इतना है कि रुशांश जो है वो मोटा चारा होता है, इसमें चारे की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और ये जो सांद्र होता है बेटा ये कम चारा रेशेदार, कम रेशेदार वाले चारे होते हैं। लेकिन बेटा ये हाई प्रोटीन वाला रहता है, तो मगर है तो दोनों चारा है। तो अब आप कौन सा ऑप्शन लोगे बताइए ना, या एक ऐसा ऑप्शन लोगे जहाँ पे 1 और 2 दोनों आए, तो बताओ कौन सा आपको दिखाई दे रहा है। सी, देख लीजिए 1 व 2 दोनों। क्लियर हो गया, सो सी विल बी योर आंसर। आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ा जाए भाई। अब देखते हैं क्या कहते हैं भाई। वैसे सभी प्यारे बच्चों आप ना बहुत ही अच्छे विद्यार्थी हो बेटा,
क्योंकि आप मन लगा करके पढ़ रहे हो, इसीलिए आप यूट्यूब के वीडियोस को देख रहे हो, चाहे कोई भी आदरणीय शिक्षक के द्वारा अभी हाल फिलहाल में एमसीक्यूज अपलोड किया जा रहा है। एंड दिस इज द पॉजिटिव साइन ऑफ योर्स। और इसलिए मैं यहां पर आप लोगों की तारीफ कर, और आप तारीफ के योग्य हो क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो घर बैठे। गुड। यहां देखो बेटा, चलो, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित कौन सा से असत्य कथन है? असत्य कथन की बात कर रहा है, तो पहली बात आती है ऑपरेशन फ्लड क्या है। अरे भाई, ऑपरेशन फ्लड कुछ नहीं है यार, वो जो हम श्वेत क्रांति पढ़ते हैं ना, ये वही है। और ये श्वेत क्रांति प्रथम की मैं बात कर रहा हूँ। इसकी बात कर रहा हूँ, श्वेत क्रांति प्रथम की। ठीक है बेटा, चलो फिलहाल पढ़ते हैं। असत्य कथन पहला बोल रहा है प्रारंभ 1970। अब भैया ये स्टेटमेंट सही है, 1970 से शुरुआत हुआ था बेटा ये, 1970। और देखा जाए ना तो यहाँ पे देखो सेकंड स्टेज 3 चरणों में क्रियान्वित। हाँ, ये 3 चरणों में ही क्रियान्वित था। कौन कौन सा 3 चरण, कौन कौन से है बेटा? 3 चरण था 1970 से लेकर के 1980 का आप चले गए, फिर 1981 से 1985 आपको मिल गया, फिर 1985-86 से आपने 1996-95 तक का, 95-96 तक का आप ले गए। ऐसे 3 चरण आपको मिले हैं बेटा, 3 चरण। तो भाई दोनों ही स्टेटमेंट सही है तो। और ऑपरेशन फ्लड लाए क्यों गया, श्वेत क्रांति लाई क्यों गई? ताकि देश में दुग्ध उत्पादन बेहतर हो सके। और आपको मालूम बेटा, हम अग्रणी देश है देश में, अन्य देशों की तुलनात्मक अगर मैं बात करूं तो। समझ में आ रहा है? तो भाई दोनों स्टेटमेंट अब आपको सही मिल गया। अब आप मुझे बताओ कौन सा आप ऑप्शन सेलेक्ट करोगे? आप यही बोल रहे हो ना कि सर केवल एक नहीं ले सकते क्योंकि दूसरा भी सही है, केवल 2 नहीं ले सकते, आप ये कहना चाहते हो ना सर डी भी ना लो, आप सी के साथ जाना चाहते हो। गुड बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, चलो सी के साथ चले जाओ। 1 व 2 दोनों ही यही कहना चाह रहे थे, वेरी गुड। आगे बढ़ू फिलहाल? हाँ, चलो भाई ठीक, आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे से पढ़ाई करते रहो बेटा, है ना, एग्जाम आ ही रहा है, 15 तारीख को होना ही है भाई। और सिलेक्शन हो जाए बेटा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हम आपका सिलेक्शन करवा रहे हैं, हम ये नहीं कहते भाई, मैं तो ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि हम बस आपका मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, सहज और सरल बना रहे हैं। भाई सिलेक्शन तो आप स्वयं लोगे बेटा, ये बात याद रखिएगा, सिलेक्शन आप स्वयं लोगे। ठीक, चलो अगला प्रश्न, श्वेत क्रांति 2.0 से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है बोल रहा है भैया, है ना। चलो 2 स्टेटमेंट यहाँ पर भी दिया गया। पहला बोल रहा है प्रारंभ 20 सितंबर 2024, तो बिल्कुल सही है बेटा, 20 सितंबर 2024 को इसका प्रारंभ हुआ। और सेकंड बोल रहा है कि इसका नोडल मंत्रालय कौन है, जो इसकी पूरी देख रेख कर रहा है, रख रखाव कर रहा है, तो नोडल मंत्रालय बेटा आपके सहकारिता मंत्रालय आएगा। ये भी बात बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है। अब दोनों सही तो कौन सा लोगे बताओ ना, 1 व 2 दोनों ही। कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है? सी ऑप्शन के साथ जाना चाहते हो? लेट्स गो विथ सी। इज दिस क्लियर? तो यू विल गेट योर मार्क्स। मिल गया मार्क्स हमारे पास। चलो आगे बढ़ा जाए। आसान सा था बेटा आप जैसे विद्यार्थियों के लिए, आप जैसे बेहतर विद्यार्थियों के लिए ऐसे प्रश्न जो है ना, थोड़ा सा अगर आपको मार्ग प्रशस्त कर दिया जाए एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप लोग कठिन से कठिन प्रश्न बना लेते हो। इसलिए आप सभी विद्यार्थियों के लिए ना मेरा हृदय हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है, क्योंकि आप लोग पढ़ने वाले विद्यार्थी हो बेटा, जो समय लेकर के ऑनलाइन वीडियोज में भी अपना स्टडी को बनाए रखे हो। वेरी गुड, वेरी गुड। डिजिटल लाइफ फ्रॉम माई साइड, ओके, बट प्लीज कमेंट करते रहिएगा। चलो आगे देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। श्वेत क्रांति 2.0 से संबंधित लक्ष्य, और यहां बोल रहा उपरोक्त कथन में से कौन सा सत्य है? तो देख लेते भाई लक्ष्य में। पहला बोल रहा महिला सशक्तिकरण। अब विद्यार्थी तो ये सोचता है यार यहाँ पे आप श्वेत क्रांति मतलब आप दुग्ध उत्पादन की बात कर रहे हो, यहाँ महिला सशक्तिकरण कैसा होगा? अरे भाई जरा ये भी तो सोचो। देखो मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, वहां से क्लियर हो जाएगा। पहली बात तो महिला सशक्तिकरण बिल्कुल सही है। क्यों सही है? एग्जाम्पल, भाई आप मुझे बताओ, अगर आप छत्तीसगढ़ के हो तो आपने देवभोग का भी दुग्ध प्रोडक्ट आपने सुना होगा बेटा। हाँ नहीं सुने? सुने हैं ना भाई। वचन का भी आपने सुना होगा, अगर आप रायपुर के हो तो सुना है आपने। भाई आपने अमूल दूध भी सुना होगा, नहीं सुना यार अमूल दूध, है ना, जो मेनली गुजरात का है। और आप गुजरात का अमूल दूध आपके रायपुर, आपके छत्तीसगढ़ के अन्यत्र स्थानों में मेरा हाउ इज इट पॉसिबल, कैसा संभव हुआ? वो हुआ बेटा ग्रिड सिस्टम से। वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन बात उठता है सर अमूल बनाने वाली कौन है? तो महिलाएं हैं बेटा। जो अमूल जहां पे दूध प्रोडक्शन चल रहा है गुजरात में, उनके पीछे कौन है कार्यकर्ता? महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं। और आज वो सक्षम हो रही है क्योंकि उनका ये जो प्रोडक्ट है काफी बेटर चल रहा है। ये बात आपको भी मालूम है। अमूल दूध पीता है इंडिया, सुने हो ना आपने? तो मुझे बताइए, जब अमूल दूध पीता है इंडिया, जब इस तरीके के एडवर्टीजमेंट जाते हैं तो उससे मिलने वाली आय बेटा किसे प्राप्त होगी? उसके निर्माताओं को। और निर्माताओं में कौन बैठता है? महिलाएं बैठी। तो बेस्ट एग्जाम्पल हुआ कि नहीं महिला सशक्तिकरण का? हो गया है। तो पहले स्टेटमेंट सही है। सेकंड,
कुपोषण में कमी। अब मुझे बताओ बेटा, जब आपका देश दुग्ध उत्पादन में अग्रणी देश हो जाए, मतलब कि आप अपने देश में एक वह आ, खाद्य पदार्थ दे रहे हो तरल अवस्था में जो संपूर्ण पोषक खुद में लिए हुए हैं यार, तो कैसे यहाँ पे कुपोषण होगा मुझे बताइए। हाँ, एक उदाहरण देता हूं, उससे आप बेहतर समझ जाओ। उदाहरण आप देखिएगा, 6 माह तक के नवजात शिशु को माताएं बहनों के से दुग्ध पान जरूर करवाना पड़ता है ताकि उनका बेहतर विकास हो। लेकिन 6 माह के पश्चात जब एक संस्कार अन्नप्राशन होता है, उनका मुंह उठार दिया जाता है, आप भोजन कर सकते हो, लेकिन उसके बाद बेटा दूध को कंटिन्यू किया जाता है। गाय का दूध हो सकता है, अन्यत्र और भी पशुओं का, जिनको वो पचा सके। क्यों? क्योंकि दूध में पोषक तत्व होते हैं ताकि उनमें किसी प्रकार की कुपोषण ना हो। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल आई थिंक, जो आप अपने आसपास देखते हो, अपने घर में आपने देखा होगा। इसलिए कहा जाता है कि श्वेत क्रांति का दूसरा लक्ष्य है कुपोषण से कमी। इज दिस क्लियर? अब तीसरा जो है बेटा, ये तो मंत्रालय की तरफ से कहा गया था, ये आपको मानना ही पड़ेगा, मैंने उनकी सीधी सीधी रिपोर्ट लिया हूं। क्या कह रहा है कि पंचम वर्ष में प्रतिदिन 100 मिलियन किलोग्राम दुग्ध उत्पादन खरीद की क्षमता जो है वो हमें स्थापित करनी, मतलब इतना हमें प्रोडक्शन करना है। दिस इज द एम बिहाइंड श्वेत क्रांति और 2.0। यस, श्वेत क्रांति 2.0 उसके पीछे लक्ष्य। तो ये सही है बेटा तीसरा। अब 3 सही है, कौन सा लोगे यार? आप एक ऐसा विकल्प चुनिए जहाँ पे 1, 2 और 3 तीनों है। चलो देख लेते हैं भैया कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताना है बेटा। देखो सी दिख गया, 1 2 3 ले लोगे, कंसिडर करने की आवश्यकता नहीं ऐसा कि मैं टिक करूं, समझ तो गए ना आपने, एक्सप्लेनेशन ज्यादा जरूरी है। फिलहाल चलो बढ़ते हैं आगे, ये लीजिए क्या कह रहा है यहाँ, देखो बेटा, ग्रामीण बाजार की विशेषताएं क्या है। अब ग्रामीण बाजार मतलब आप समझ रहे हो बेटा, क्योंकि कई मेरे ऐसे प्यारे विद्यार्थी होंगे जो ग्रामीण अंचल क्षेत्र के होंगे, और भैया मुझे तो आप पर भी बहुत गर्व होता है। क्यों? वह इसलिए बेटा क्योंकि भारत की संस्कृति और सभ्यता को संजो करके रखा है मेरे ग्रामवासियों ने, और वो आप लोग हो, समझे? वो आप लोग हो बेटा। शहरों ने भी संजो करके रखा है, लेकिन ग्रामवासियों का अपनी ही एक भूमिका होती है, और मैं नतमस्तक हूं आपके लिए बेटा। चलो फिलहाल यहाँ बात किया जाए ग्रामीण बाजार की विशेषताएं, तो देखो यहाँ पर ABCD 4 विकल्प आपके पास दिखाई दे रहे हैं। क्या विशेषताएं हैं ग्रामीण बाजार की? चलो पहला क्या हो रहा है, बड़ी और बिखरी हुई जनसंख्या। सर ये सही हो गया गलत? अरे सही होगा ना भाई, पहले तो राइट करो आप। क्यों राइट करो यहाँ समझिए। आप मुझे बताओ, जब आप ग्रामीण क्षेत्र में जाते हो तो वहां की भौगोलिक स्थिति बहुत बड़ी होती है बेटा, देखिएगा। और इतने बड़े भौगोलिक स्थिति में अगर गांव की बस्तियों की मैं बात करूं, टोला की अगर मैं बात करूं, तो 50-50 घरों का भी एक टोला मिल जाता है। गांव में बेटा जनसंख्या जो होती है ना बिखरी हुई रहती है, क्योंकि भौगोलिक क्षेत्रफल बहुत बड़ा होता है ना। बावजूद उसके वहां पे ग्रामीण बाजार तो लगेगा ही, लेकिन वो निर्भर करता है वहां की जनसंख्या पर बेटा, क्योंकि जितनी बड़ी जनसंख्या, जितनी बिखरी हुई जनसंख्या, उसके आधार पर मांग, जिसे आप इंग्लिश में डिमांड कहते हो बेटा, वो सृजन होगा। और मांग सृजन होगा तो उसके आधार पर तो बेटा आप सप्लाई करते हो ना, डिमांड होता है तो सप्लाई करवाते हो, यही ना आप पढ़े हो इकोनॉमिक्स में। इसलिए कहा जाता है बड़ी और बिखरी हुई जनसंख्या जिसके आधार पर निर्भर करता है कि ग्रामीण बाजार में डिमांड कितनी क्या उठ सकती है, भौगोलिक स्थिति के आधार पर। दूसरा बोल रहा है निम्न जीवन स्तर। भाई ये भी स्टेटमेंट सही है, पहले तो आप सही करो फिर मैं आपको बता रहा हूँ। निम्न जीवन स्तर, अब आप मुझे बताइए, अगर मैं हमारे ग्रामीण भाइयों का जीवन यापन की जो शैली है, अगर मैं उसकी तुलना शहरों में रह रहे हैं अपने भाई बंधुओं से अगर करूं, तो आपने देखा होगा हम शहरों के लोग लग्जीरियस लाइफ की ओर ज्यादा भाग रहे होते हैं, क्योंकि हम हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की डिमांड करते हैं यहाँ की आवश्यकताओं के अनुसार, यहाँ के आ, रह रहे आसपास के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में हम जाते हैं तो उनका जो जीवन स्तर रहता है वो निम्न होता है। निम्न होता है मतलब कि बेटा वो बहुत ज्यादा लग्जीरियस लाइफ को नहीं चाहते, हाँ, लेकिन मूलभूत आवश्यकताओं को भी वो त्यागते नहीं है बेटा हमारे ग्रामीण भाई। तो जितनी उनकी आवश्यकता होती है उसके आधार पर वो मांग करेंगे, और जैसा मांग करेंगे उस आधार पर तो बाजार का सृजन होगा ना भाई। इसलिए आपको सेकंड भी आपको सही दिखाई देता है। तृतीय, पारंपरिक दृष्टिकोण। अब बेटा ये तो महत्वपूर्ण है यार, ये भी सही है। क्यों? अगर आप गांव में जाओगे ना बेटा, तो वहां पर अपने रीति रिवाज, अपने मूल्यों को बहुत महत्व दिया जाता है, बहुत। और वो जब अपने रीति रिवाज और मूल्यों को महत्व देते हैं ना, तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, पाश्चात्य संस्कृति के जो कई ऐसे वस्त्र हैं जिसे हम भाई बंधु शहर के अगर पहन भी ले तो खुद में ही कह देते हैं, प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, भाई ये तूने आज क्या पहन लिया यार,
कम से कम थोड़ा ढंग का तो कपड़े पहन लिया होता। और यही जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते बेटा, तो अपने रीति रिवाज मूल्यों पर वो इतना विशेष महत्व देते हैं। उदाहरण के तौर पे वो उन्हीं वेशभूषा का धारण करेंगे जो उनकी रीति रिवाजों के आधार पर हो। तो जब वो वैसे वेशभूषा का डिमांड करेंगे तो भाई ग्रामीण बाजार में वेशभूषा भी वही आएगी। पाश्चात्य संस्कृति थोड़ी कम हो सकती है ना। ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूं बेटा। इसलिए पारंपरिक दृष्टिकोण जो है वो बहुत महत्व रखता है ग्रामीण बाजार की विशेषताओं को लेकर के। तो देखो तीनों ही सही है भैया। इसके साथ जाओगे, डी बोलना चाह रहे हो तो चलो डी ले लो यार। हो गया डी, खुश अब, है ना। तो कमेंट करना ना भूलिएगा भाई, कैसा लग रहा है आपको सीरीज। ठीक है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, है ना। आपने बाकी साथियों तक भी आप इसे शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। देखना बेटे, एक बात याद रखिएगा, द मोर यू स्प्रेड योर नॉलेज द मच यू गेन। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने नॉलेज को शेयर करोगे तो उतने ज़्यादा से ज़्यादा माँ सरस्वती या फिर आप जिसे भी मानते हो उतना ज़्यादा ज़्यादा ज्ञान अर्जन आपके पास होता है। कम नहीं पड़ता भाई। ये मत सोचना वाह सर कल तो एग्जाम है मैं कैसे दे दूं, मेरा दोस्त आगे निकल जाएगा मुझसे, ऐसा कुछ नहीं है ना। वो तो अपनी अपनी तैयारी पर निर्भर करता है। चलो फिलहाल यहाँ देख लेते हैं, ग्रामीण बाजार की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। ग्रामीण बाजार की वृद्धि को, वृद्धि मतलब ग्रामीण बाजार किस तरीके से विकास करे, इसको कौन कौन से कारक है जो प्रभावित कर जाते हैं। तो चार यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए, उसके आधार पर फिर बोल रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य हमको चुनना है। चलो देख लेते हैं, मैं तो एक्सप्लेन सब आपको कर ही रहा हूं। पहला बोल रहा है कि जनसंख्या वृद्धि। अब भैया देखो जनसंख्या वृद्धि का बहुत बड़ा यहाँ पर फर्क पड़ता है बेटा। क्यों? जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी ग्रामीण क्षेत्रों में वैसे वैसे उनके द्वारा डिमांड बढ़ेगा बेटा। और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा वैसे वैसे जो प्रोडक्शन देने वाली कंपनियां हैं, जो उत्पादन के क्षेत्र में लगी हुई फैक्ट्रियां बेटा, वो उतना ज्यादा प्रोडक्ट आपको सप्लाई करेगी। तो दिस इज द राइट वन। पहला आपका सही हो गया। चलो सेकंड पढ़ते हैं, कृषि क्षेत्र में विकास। भाई ये स्टेटमेंट भी सही है। क्यों? अब आप मुझे बताओ, आपको पता है, इतना तो आपको भी मालूम है, हमारा जो देश है बेटा मुख्यतः ग्रामीण अंचलों पर आधारित है, क्योंकि उसकी जो तादाद है बहुत ज्यादा है। अब अगर मैं विशेष तौर पे ग्रामीण भाइयों की अगर मैं बात करूं तो उनका मुख्य व्यवसाय क्या है, आप ही मुझे बताओ। मुख्य व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है? कृषि होता है। अब जिस दिन कृषि बहुत अच्छी हो जाए, मानसून बहुत अच्छा आ जाए, कृषि बहुत अच्छी हो जाए, तो उनकी आय अच्छी होगी किसानों की। और किसान भाइयों की अगर आय अच्छी होगी तो आप ही मुझे बताइए क्या उनकी क्रय शक्ति बेहतर होगी? हाँ होगी। और जब उनकी क्रय शक्ति बेहतर होगी तो वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को खरीदने के अगर सक्षम हो गए तो डिमांड भी तो करेंगे। डिमांड करेंगे तो मार्केट में सप्लाई होगा प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? तो ग्रामीण बाजार विकसित होगा। यहाँ देखें तो बेटा आपका कृषि क्षेत्र में विकास। और उल्टा अगर ना हो, मान लीजिए मानसून खराब हो गया तो किसानों की आय गई, किसानों को आय अच्छी नहीं मिली तो उनका डिमांड नहीं होगा, डिमांड नहीं होगा तो सप्लाई नहीं होगा। तो जो बाजार है बेटा वो विकसित नहीं कर पाएगा। लेकिन हमको तो वृद्धि करना था, इसलिए मैं पॉजिटिव रेस्पॉन्स पे बोला था। तीसरा बोल रहा है विदेशी प्रेषण। ये भी आपका सही है बेटा, विदेशी प्रेषण। क्यों विदेशी प्रेषण सही है? इसे आप ना इंग्लिश में समझिए, इसको हम बोलते हैं रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस मिलना बेटा कैसे, ये सही क्यों है? भाई आपने देखा होगा आजकल ना सिर्फ शहरों में बेटा, ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारे कई ऐसे भाई बंधु हैं जिनके अपने लोग या तो गांव से शहरों में जाकर के पढ़ाई लिखाई करके वहां सेटल हो गए, या फिर कहीं बाहर जाकर के सेटल हो गए, बाहर अदर कंट्रीज में ग्रामीण लोगों के भी भाई बंधु। तो बेटा वो वहां से पैसे भेजेंगे। मान लीजिए अमेरिका में आप चले गए, हाँ मैं आप ही की बात करो बेटा, जो आप स्टडी करो ना, यस यू, आप ही की मैं बात करूं। आप चले गए अमेरिका और आप हो बेटा छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ तहसील के, और आप चले गए अमेरिका। अमेरिका से आपने डॉलर में पैसे भेजा और मैं आपका छोटा भाई हूं, मान लो बड़ा भाई हूं, और आपने मेरे अकाउंट में पैसे भेजे, तो मेरे पास पैसे आए ना, उसे कहा जाता है विदेशी प्रेषण। और जब आपने मेरे पास पैसे भेज दिए, डॉलर के मुकाबले जो रुपए है बेटा वो कमजोर है, मतलब हमको ज्यादा पैसे प्राप्त होंगे। जब मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे तो क्या मैं डिमांड नहीं करूंगा कपड़े लत्ते खरीदने के? क्योंकि आप तो मुझे फोन करके बोलोगे ना, भैया बढ़िया सा जीन्स और शर्ट खरीद लीजिएगा, मेरे तरफ से है, मैं अभी अमेरिका में हूँ, डॉलर भेज रहा हूँ। तो वो हुआ विदेशी प्रेषण। और मेरे पास आ गया तो मैंने बढ़िया बढ़िया मार्केट में जाकर के बोल दिया, भैया मेरे को लेविस के जीन्स दीजिए, मेरे छोटे भाई बहन जो आप लोग जो पढ़ाई करो आज अमेरिका में है। तो मैंने डिमांड बढ़ाया, डिमांड बढ़ाया तो सप्लाई होगा, मतलब ग्रामीण बाजार कैसा होगा? विकसित होगा। तो बेटा ये भी तीसरा आपका सही है। चौथा विदेशी वस्तुओं का अंतर्वाह।
अंतर्वाह, ये भी सही है बेटा। अंतर्वाह मतलब होता है इनफ्लो होना। अब आप मुझे बताइए, आज हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों के भाई बंधु है वो भी इतने आधुनिक हो चुके हैं बेटा कि वो सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं, और भी कई उनके पास ऐसे साधन होते हैं जिससे उन्हें यह पता चल जाता है कि आज फॉरेन कंट्रीज की कौन कौन सी ऐसी चीजें जो फैशन में है, तो उनका वो डिमांड करेंगे ही। भाई आज ग्रामीण क्षेत्रों में आप चले जाइए, आपको पाश्चात्य संस्कृति से संबंधित जो वेशभूषा होती है, जो एक बेहतर लहजे की होती है, उसको वो पहनते हैं, है ना। तो भाई विदेशी वस्तुओं का अंतर वाह, इनफ्लो, मोबाइल फोन इस्तेमाल हो रहा है। क्या ग्रामीण क्षेत्रों में आपको नहीं लगता कि आईफोन इस्तेमाल होता है? आप जाकर के देखिए, चलिए आप, मैं मिलवा दूंगा आपको कई लोगों को। तो इसलिए आपके पास ये जो चारों स्टेटमेंट है बेटा वो बिल्कुल सही है। अब जो चारों स्टेटमेंट सही है तो आप किसके साथ जाओगे? एक, दो, तीन और चार, जो चारों को ले ले, है ना। फिलहाल तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हूं, तो आप सिलेक्शन तो आप इजीली कर लोगे। यार मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? सी नहीं दिखाई दे रहा है? सी के साथ जाना चाहते हो, चले जाओ सी के साथ, आंसर तो मिल गया आपको। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न यहाँ देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है बेटा, सूक्ष्म सिंचाई योजना से संबंधित कौन सा से कथन सत्य है? सत्य है बोल रहा है ना, कौन सा कथन सत्य है? तीन स्टेटमेंट दिए गए। पहला तो बेटा एकदम फैक्चुअल है, एकदम फैक्चुअल, कि सूक्ष्म सिंचाई योजना जो है वो वर्ष 2006 में शुरुआत की गई, तो ये स्टेटमेंट सही है। इसमें मैं आपको क्या समझाऊं यार, ये तो आप भी समझते हो बेटा। सेकंड स्टेटमेंट की फिलहाल बात कर ले। देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो रहा है, उद्देश्य सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर और ड्रिप की व्यवस्था, तो ये बात बिल्कुल सही है भाई। स्प्रिंकलर और ड्रिप व्यवस्था की जाती है। अब स्प्रिंकलर क्या है? अरे भैया आप गार्डन गए होंगे तो आपने देखा होगा, ऐसे एक स्टैंड रहता है, ऊपर गोल गोल ऐसा 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 होता है बेटा, वहां से फव्वारे निकल रहे होते हैं, वो है स्प्रिंकलर, तो उसकी व्यवस्था की जाती है। ड्रिप मतलब होता है कि आपकी जो फसलें लगी हुई है, फसलों के पास कोई पाइप की व्यवस्था आपने कर दी, पाइप से पानी जा रहा है और बिल्कुल जड़ों तक वो पानी पहुंचेगा ताकि वेस्टेज ना हो, उसको ड्रिप व्यवस्था बोलते हैं। और ये सारी व्यवस्था की जाती है इस सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत ही। तो भाई आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी सही है, उद्देश्य। अब इसके लिए ना बेटा अनुदान दिया जाता है सरकार के द्वारा। तो अनुदान की अगर मैं बात करूं, लघु और सीमांत कृषक जो है, लघु और सीमांत मतलब कि बेटा ये डिपेंड करता है उनके हेक्टेयर, 1 से लेकर 3 हेक्टेयर तक की भूमि के अंतर्गत जो रहते हैं किसानों को वर्गीकरण करके लघु और सीमांत बोल दिया जाता है। तो ऐसे जो कृषक वर्ग है बेटा, उनको 70% की छूट दी जाएगी ये सब चीजें खरीदने में। तो ये जो तीसरा है ये भी बिल्कुल सही। हाँ अगर मान लीजिए यहाँ पे लघु और सीमांत कृषक नहीं होता, अगर वो कह देता नहीं अन्य कृषक कोई हो रहा है, अन्य कृषक का अगर ऑप्शन दे देता, तो याद रखना लगभग 50% देता है बेटा, 70 की जगह फिर 50%। ठीक है, अब इनको ज्यादा आवश्यकता थी ना भाई, ये तो छोटे किसान है, तो इनको छूट ज्यादा दिया सरकार ने। तो आपके पास ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ये भी सही है। अब मुझे बताओ बेटा, अब आप किसके साथ जाओगे? उस स्टेटमेंट के साथ जाना चाहते हो ना बेटा? चलो आप ही बताओ। यस, आप जो मुस्कुरा रहे हो आप ही बताओ, आप यही बोलना चाहते हो ना कि सर 1 2 3 वाला मैं जाऊंगा? यस, यू हैव टू गो विद द 1 2 और 3। मगर हमको सत्य चुनने बोला था, तो चलो ये लो 1 2 3 चुन लिए, हो गया सही। आगे बढ़ा जाए, चलो बेटा। हाँ इंतजार करते रहूंगा आपके कमेंट का भाई, कमेंट जरूर करिएगा। और कल का तो मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैं आप लोगों का कमेंट देखा ना, आधी रात को मैं हृदय प्रफुल्लित हो उठा, मैं तुरंत क्वेश्चन बनाना चालू कर दिया था आप लोगों के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कृषि मशीनीकरण पर सब मिशन स्मैम से संबंधित लक्ष्य। स्मैम, स्मैम एक्चुअली ना बेटा अंग्रेजी शब्द है, ये ऐसा है SMAM, ये है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म ये है, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। बाय द वे अगर कोई आपसे पूछ दे, विकल्प कभी आ जाए तो आपसे बनना चाहिए। अब हम फिलहाल क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? देखो 3 स्टेटमेंट दिया गया, बोल रहा है कौन सा कथन असत्य है, ध्यान देना ना। असत्य कथन को चुनने बोल रहा है बेटा, पढ़े है ना। चलो क्या कह रहा है देखो, 1 2 3। पहला बोल रहा है कृषि मशीनरी के उपयोगों को बढ़ाना। अब भाई इसका नाम ही मशीनीकरण है, तो कृषि मशीनरी को तो आप बढ़ाओगे, आप ट्रैक्टर का इस्तेमाल करोगे, आप थ्रेशर का इस्तेमाल करोगे, फसलों को काटना है बोना है तो आप ट्रैक्टर का इस्तेमाल करो इत्यादि, है ना। तो बेटा पहला स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल सही है यार, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये भी बात सही बेटा। किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना मतलब कि ताकि जो किसान भाई बंधु हैं हमारे, वो क्या कर सके बेटा, इस कृषि से संबंधित जो आधुनिक मशीन है उसे खरीद सके, इसलिए वित्तीय सहायता दिलवाई जाती है बेटा बैंकों के माध्यम से। ये भी बात सही है, चलो सेकंड भी आपका सही हो गया।
तीसरा, रोजगार सृजन करना। अब आप मुझे बताओ, जब आप कृषि का आधुनिकीकरण करोगे, आप ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हो, आप थ्रेशर का इस्तेमाल कर रहे हो, तो मेरे बेटा उसको बेचने की दुकान भी लगेगी, उसको सुधारने की भी दुकान लगेगी, मेंटेनेंस भी तो लगेगा ना, तो कहीं ना कहीं रोजगार भी तो सृजन होगा। तो भाई आपका तीसरा भी सही है। लेकिन उसने हमें क्या बोला, उसने तो बोला आप असत्य चुनिए। असत्य, तो चलो ऑप्शंस देख लेते हैं। तीनों सही है। हमारे एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, उपरोक्त कोई नहीं, है ना। चलो फिलहाल देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन तो आपके पास मिल गया ना, इट्स टू मच इन रिक्वायरमेंट रादर देन थिंकिंग अबाउट दिस ऑप्शंस। तो ऑप्शन भी देखो क्या हो रहा है, उपरोक्त में कोई नहीं, किसके साथ जाओगे, डी के साथ जाओगे, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हमारे तो सभी सत्य है, गलत तो कुछ था ही नहीं, है ना। चलो अगला प्रश्न यहाँ देखें। प्रश्न कह रहे हैं, कृषि यंत्र सेवा केंद्र के प्रमुख तत्व क्या है। अब ये कृषि यंत्र सेवा केंद्र को ही आप CHC करके बेटा आदरणीय शिक्षक ने आपको पढ़ाए होंगे, कस्टम हायरिंग सेंटर, इस नाम से आपको आपके आदरणीय शिक्षकों के द्वारा व्याख्यान दिया गया होगा। ये वही है, कृषि यंत्र सेवा केंद्र। अब बोला के प्रमुख तत्व, अब बोला इसमें से कौन से जो कथन है वो सत्य है, वो आप बताइए। तो मैं एक एक करके पढ़ ले तो एक्सप्लेन भी दे देता हूँ, फिर उसके बाद हम सिलेक्शन कर लेंगे, वो आपके लिए इजी हो जाता है। तो देखो पहला बोल रहा है, उपकरणों की खरीद हेतु वित्तीय सहायता। और अभी तो मैंने आपको बताया था ना बेटा, ट्रैक्टर हो, थ्रेशर्स हो इत्यादि के लिए अगर आप कोई एक दुकान ओपन करके बैठ गए, कस्टम हायरिंग सेंटर कुछ और नहीं है, अ काइंड ऑफ शॉप, एक दुकान आप ओपन करके बैठते हो बेटा, उसकी बात यहाँ पे चल रही है। तो वो खरीदने के लिए किसान भाइयों को क्या दिया जा रहा है, वित्तीय सहायता। अभी मैंने बात किया था, तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है। अब जब आप वित्तीय सहायता दे रहे हो तो आप मुझे बताइए आपको किससे लिंक होना पड़ेगा, बैंक से, इसलिए सेकंड बोल रहा है फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना। फार्म मशीनरी मतलब कि ऐसे बैंकों की मैं बात करूं बेटा जो स्पेशली वर्क करेगा कृषि कार्यों से संबंधित मशीन को लेकर के, इसलिए तो फार्म, फार्म इज द इंग्लिश वर्ड। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही है बेटा। थर्ड बोल रहा है किसानों और उद्यमियों को क्षमता निर्माण, भाई बहुत जरूरी है ना, आप ही मुझे बताइए, आप किसान वर्ग हो, अगर मैं आपको आधुनिक मशीन दे दूं और आपको एक क्षमता का निर्माण ना हो कि उसको आप कैसे रख रखाव करोगे, कैसे इस्तेमाल करोगे, तो आप कहाँ उसका सदुपयोग कर पाओगे। उद्यमी, अगर आपने CSC सेंटर ओपन कर रखा है, अगर आपको इसका नॉलेज नहीं है, हाउ इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, है ना। तो बेटा आपका जो तीसरा वो भी सही हो जाता है यार, तीनों सही है, हमको बोला सत्य है, तो सत्य है मतलब कौन सा जाओगे, देखो सी आपको दिखाई दे रहा है ना, 1 2 3, तो उसके साथ जाओ ना, ज्यादा क्यों सोचना। हो गया आपका क्लियर। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है भैया, यहाँ देखो, चलो 14 प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 14 क्या बोल रहे हैं। चलो बच्चों, कृषि यंत्र सेवा केंद्र की सीमाएं, लिमिटेशंस, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ CHC कस्टम हायरिंग सेंटर्स, की लिमिटेशंस क्या है। 4 विकल्प आपके पास दिए गए हैं। पहला बोल रहा है लघु किसानों को आर्थिक सक्षम ना होना। अभी तो मैंने आपको बताया बेटा, अगर आपने कस्टम हायरिंग सेंटर खोल रखा है जहां पे आधुनिक मशीन से कृषि से संबंधित आप बेच रहे हो, तो लघु किसानों का सक्षम होना भी तो जरूरी है आर्थिक तौर पे, तभी तो वो आपके पास आकर के खरीद पाएंगे। आप ही मुझे बताओ, इसलिए तो वित्तीय सहायता भी दे रहे थे। अगर आपके पास भी तो अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होना चाहिए, क्योंकि 100% तो सरकार नहीं देती ना बेटा वित्तीय सहायता, फिर कुछ परसेंट तो आपको भी लगाना पड़ेगा ना उस किसान भाइयों को, तो वो कहाँ से लगाएगा। मान लीजिए उदाहरण की मैं बात करूं, अगर आप कोई मशीन खरीदने गए वो 100 रुपए का है, अब सरकार बोल रही है मैं 60 रुपए दूंगी, तो 40 रुपए भी तो आपको अपना लगाना पड़ेगा, 40%, वो कहाँ से लगाओगे, वो नहीं है, मतलब कि आप नहीं खरीद पाओगे। इसलिए बोला गया है लघु किसानों को आर्थिक सक्षम ना होना। तो ये है बेटा इसका सही स्टेटमेंट, ये सीमाएं हैं। दूसरा मैं बात करूं, देखो किसानों और उद्यमों का कौशल विकास प्रशिक्षण, अभी तो मैंने आपको बताया ना कि आपको प्रशिक्षण, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, हाउ टू यूज इट, ये भी इसकी सीमाएं हैं, तो ये भी सही है भैया। तृतीय देखो क्या हो रहा है, टिकाऊ कृषि पद्धति का प्रबंधन करना। और टिकाऊ कृषि मतलब आप जानते हो बेटा, एक पर्टिकुलर भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर आप वहां पर एक ऐसी कृषि करना चाहते हो जहां पर आपको उत्पादन फसलों को लेकर के बेहतर मिले, और इन सब के लिए टिकाऊ कृषि का शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है। अन्यथा अगर आप इधर से उधर भटकने वाली कृषि करोगे, स्थानांतरित कृषि, ये सब काम नहीं आएगा बेटा यहाँ पर, क्योंकि आप CSC सेंटर ओपन कर रहे हो, तो आपके पास एक परफेक्ट एक भूमि होनी चाहिए जहाँ पर एक परफेक्ट एक तरीके से आप वहाँ पे कृषि कर रहे हो, आपको बेहतर उत्पादन का आपका लक्ष्य है, वो उसको टिकाऊ कृषि कहते हैं बेटा। तो ये प्रबंधन होना चाहिए, तब तो आप CSC सेंटर का लाभ उठा पाओगे। ये भी सही है। तो भाई अब आप किसके साथ जाओगे बताओ। चौथा ही तो आपको दिख रहा है, उपरोक्त सभी, तो ले लीजिए ना डी, डी डॉग, उपरोक्त सभी। ठीक, चलो मैं प्रश्न आपके सामने ला रहा हूँ, प्रश्न जब तक आप पढ़ो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ भाई, गला सूखा जा रहा है। ये लीजिए प्रश्न, पढ़ो तो इसे जरा, चलो इसे पढ़ो जब तक।
क्या कह रहा है ये? हो गया पढ़कर? प्यारे बच्चों, रिप्लाई कर दीजिएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। और हाँ, याद रखिएगा, इस बार रिप्लाई के साथ एक बेहतर सा स्माइल दीजिएगा, है ना। देखिए, मैं हंसते हंसाते पढ़ाता हूँ ना, तो आप भी स्माइल के साथ रिप्लाई करिएगा। हाँ, आप ही को बोल रहा हूँ बेटा, अभी जो आप पढ़ रहे हो, है ना, आप ही को कह रहा हूँ। यहाँ देखो, कृषि यंत्र सेवा केंद्र सीएससी कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना हेतु अनुदान। अब अनुदान की बात बेटा, जो सरकार के द्वारा दिए गए जाएंगे। दो स्टेटमेंट है, वो बोल रहा है अनुदान। पहला बोल रहा है लागत राशि के 25 लाख रुपए में 10 लाख रुपए। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है बेटा। और अगर सीएससी सेंटर में लागत राशि 10 लाख आ रही है, तो आपको बेटा 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये भी सही है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है यार। तो आप किसके साथ जाओगे? सी, एक व दो, दोनों ही सेलेक्ट कर लीजिए ना। आंसर आपका बन गया। बेहतर क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं, ये जरूर कमेंट करिएगा ना। आपको बिल्कुल नवीनतम प्रश्न लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने तरफ से। और आपके कमेंट पर ही निर्भर करता है बेटा, अगला मेरा वीडियो आएगा कि नहीं आएगा। अगला प्रश्न यहाँ देखिए, क्या कह रहे हैं यहाँ देखो। स्व सहायता समूह को लेकर के प्रश्न है। स्व सहायता समूह, अरे सेल्फ हेल्प ग्रुप, जहाँ पर विशेष तौर पे आपने देखा होगा महिलाओं का एक समूह बना दिया जाता है, फिर उनको वित्तीय सहायता दिया जाता है ताकि दैनिक जीवन में वह कुछ उत्पादन से भरा हुआ कार्य कर सके, है ना। वही है बेटा। यहाँ देखो, स्व सहायता समूह का प्रकार। अब दो आपके पास विकल्प दिए गए, एक और दो। अब बोल रहा है उपरोक्त में से कौन सा से कथन सत्य है ना। एक और बात बेटा, अगर आपको मेरे ये प्रश्न संग्रह बिल्कुल नए लगे और मेरे पढ़ाने का तरीका बेहतर लगे, ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठ रहा है, याद हो रहा है, तो कमेंट करिएगा विद बेटर स्माइल, विद माय नेम, क्रांति सर नाम है, उसके साथ करिएगा। ठीक, चलो यहाँ देखते हैं। भाई मुझे भी तो प्रफुल्लित हो उठना है कि मेरे प्यारे बच्चे मेरे साथ हैं। यहाँ देखो क्या कह रहा है, दो स्टेटमेंट, आर्थिक आधार पर, लिंग आधार पर। तो पहले तो बेटा मैं एक स्टेटमेंट ये बोल रहा हूँ कि जो आर्थिक आधार पर स्व सहायता समूह का प्रकार बोल रहे हैं, बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा, जब हम यहाँ पे स्व सहायता समूह का गठन करते हैं, तो मेनली ये देखा जाता है कि वो जो स्व सहायता समूह में जो सदस्य महिलाएं हैं, वो मुख्यतः बीपीएल परिवार से हो। बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले। तो लगभग 80% तो वो लोग इसी से ही होते हैं बेटा। और कुछ जो होते हैं वो एपीएल से भी ले लिए जाते हैं, अबव पॉवर्टी लाइन। लेकिन याद रखना, ये जो अबव पॉवर्टी लाइन वाले होते हैं, वो एकदम ही अमीर घर के नहीं होते। वो इस बीपीएल, गरीबी रेखा के समकक्ष वाले लोग होते हैं, जिनकी सदस्यता को लेना नहीं लेना इन 80% बीपीएल सदस्य पर निर्भर करता है। वहां से बातचीत होती है, हाँ भैया आप इसे ले, हम ले रहे हैं, तो हाँ ठीक है ले लीजिए, चलता है। क्यों? क्योंकि उनका रहन सहन लगभग एक जैसा रहता है, मगर बीपीएल परिवार से थोड़े से ऊपर। तो देखो, हो गया आर्थिक आधार पर, पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। दूसरा देख लेते हैं, लिंग आधार पर। अब लिंग आधार पर भी स्व सहायता समूह बिल्कुल सही है। कैसे? एक चीज याद रखना बेटा, आप लोग कहाँ गलती कर जाते हो पता है? जब कभी स्व सहायता समूह की बात करते हैं ना, तो आप लोग दिमाग में बस एक ही आता है, अरे हाँ स्व सहायता समूह मतलब महिलाओं के द्वारा बनी हुई जो एक समूह रहेगा, जो कुछ दैनिक जीवन में कार्य करेंगे उत्पादन को लेकर के, ताकि उनकी आर्थिक आय हो सके। तो सिर्फ महिलाओं के द्वारा नहीं बनाया जाता, यहाँ पर दिव्यांग जन भी आ सकते हैं, यहाँ वृद्ध जन भी आ सकते हैं बेटा। और तो और यहाँ पे तृतीय लिंग के लोग भी आ सकते हैं, जिसे हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। तो उनका भी अपना एक समूह बनता है। फिर इसलिए कहा गया है कि लिंग आधार पर स्व सहायता समूह का प्रकार है, मतलब एक तो पूर्णतः महिलाएं वाला हो जाएगा, एक दिव्यांग जन, वृद्ध जन, ट्रांसजेंडर्स, इनको भी लेकर के बनता है बेटा, है ना। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट जो होगा वो भी क्या हो गया, सही। अब मांगा क्या था, सत्य कथन। तो दोनों सही है यार, किस ऑप्शन को लोगे बताओ ना यहाँ पर। हाँ बोलिए, आप कौन सा वाला बोल रहे हो बेटा? हाँ यस, आप सी बोलना चाहते हो, तो चलो सी ले लो ना, सी। ये आप बोल रहे थे, चलो एक व दो दोनों बिल्कुल सही, वेरी गुड। आगे बढ़े, चलो है। अच्छा लगता है आप लोग जब ऐसा रिप्लाई करते हो तो, है ना। यहाँ देखो 17वां नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्व सहायता समूह में सदस्यता संबंधित प्रावधान। अब उसी स्व सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप की ही मैं बात कर रहा हूँ। तो पहला बोल रहा है सदस्य संख्या 10 से 20। प्रथम स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि आमतौर पे आपने देखा होगा कि मिनिमम 10 लोग होने चाहिए। तो 10 से 20 संख्या होना चाहिए, तो पहला स्टेटमेंट सही। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहा है, विशेष समूह में न्यूनतम सदस्य 5। ये बात बिल्कुल सही भैया। अगर कोई विशेष समूह है
विशेष समूह, वहां पे सदस्य संख्या 10 की जगह आप 5 कर सकते हो। अब बात उठती बेटा, आप यही जानना चाहते हो ना सर मगर ये विशेष समूह कौन सा होगा, जरा बताइए। तो हाँ मैं बता रहा हूँ, सुनो। आप ना ऐसे भौगोलिक क्षेत्रफल में चले गए हो जो कि दुर्गम इलाका है, पहाड़ी इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, तो भैया वहां पर यार एकाएक सदस्य इतने सारे 10 कम से कम मिल जाए जरूरी तो है नहीं ना, बिखरे हुए लोग रहते हैं और आपको तो स्थानीय तौर पर सदस्यता बनानी पड़ती है। या फिर दिव्यांगजन हो सकते हैं बेटा, वृद्धजन हो सकते हैं, तो इन सब के लिए ना मिनिमम 5 लोगों की संख्या को रखा गया है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी हमारा सही हो गया। थर्ड, न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष, तो भाई ये भी सही है। क्यों सही है आप इसको समझिए। भाई आपने देखा होगा जब आप सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन करते हो तो आप उनको बैंकों से जोड़ते हो बेटा, ताकि उनको ऋण मिल सके, अरे जिसे आप लोन कहते हो। अब देखो आप लोन दिलवा रहे हो यार, अब लोन दिलवा रहे हो तो लोन की वसूली भी तो करना है, इसलिए उनका वयस्क होना बहुत जरूरी है। इसलिए सदस्यता जो है मिनिमम 18 ईयर्स में ही लेगा बेटा, ये याद रखना। तो तीसरा भी आपका सही हो गया। अब चौथा, प्रत्येक परिवार से केवल एक सदस्य, ये बात बिल्कुल सही है भैया कि हर एक परिवार से एक सदस्य को लिया जाता है, ताकि जो प्रत्येक परिवार है वो सक्षम हो सके आर्थिक तौर पे, कम से कम एक को अगर हमने ले लिया तो। नेक्स्ट है लगभग सभी के समान आर्थिक स्थिति, तो अभी तो मैंने बताया ना लगभग सभी का समान आर्थिक स्थिति, मतलब कि बीपीएल परिवार से हो सकते हैं और एपीएल परिवारों से ले रहे तो लगभग समकक्ष होना चाहिए बीपीएल के, इसलिए आपके पास पांचवा स्टेटमेंट भी सही है। अब मांगा क्या था, आपको बोला था सदस्यता से संबंधित कौन से प्रावधान है, तो भैया पांचों के पांचों आपके सही है। तो एक ऐसा विकल्प अब आप देख लीजिए जहाँ पे 1 2 3 4 5 पांच हो रहा है, देख लिया जाए। चलो पांचों विकल्प देख लेते हैं भैया, पांचों वाला दिया है क्या उसके हिसाब से हम सिलेक्शन करेंगे। चलो डी दिख रहा है, नहीं डी नहीं आएगा। तो आपके पास 1 2 3 4 5, अच्छा ठीक है, यहाँ पे मिस हो गया बेटा, है ना। तो यहाँ पे देखो एक यहाँ पे आना था, ये सी में 1 2 1 भी आना था, तो 1 2 3 4 5 हो जाता, तो हमारा सही है। ठीक, तो स्व सहायता समूह से सदस्यता संबंधी प्रावधानों की अगर बात आएगी तो ये सब के सब जो है बेटा सही है। यहाँ पे स्टेटमेंट एक मतलब कि आपका ये ऑप्शन यहाँ 1 आना था, ठीक है, तो उसको माइंड मत करिएगा, पांचों सही हो गया। चलो नेक्स्ट, यहाँ देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट फिर से, स्व सहायता समूह के संचालन से संबंधित कौन से कथन असत्य है। देखो बेटा असत्य कथन की बात कर रहा है और यहाँ पे संचालन की बात कर रहा है ना। 3 स्टेटमेंट दिए गए, तीनों स्टेटमेंट को मैं पढ़ता हूँ। पहला स्टेटमेंट आप देखो क्या बोल रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ पे ये कह रहा है कि 3 से 4 माह की कुल बचत का 70% जो है आंतरिक ऋण हेतु उपयोग किया जाएगा, तो भाई ये स्टेटमेंट सही है। अब कैसे सही है, चलो मैं आपको याद दिलवाता हूँ। पढ़े आप सब हो बेटा, आपको ना थोड़ा सा ब्रशअप करना पड़ता है। याद करिए जब आपने स्टडी किया होगा तो आपको यह बताया गया होगा जो हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं, स्व सहायता समूह बनाते हैं, वो पैसों की बचत करते हैं आपस में, और उसी बचत के जो पैसे रहते हैं उसके आधार पर वो आपस में उसका बंटवारा करते हैं, जिसका प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि दैनिक जीवन में, मतलब जो डेली रूटीन की जो चीजें वहां पे वो कुछ आर्थिक गतिविधियां कर सके, और तो और बेटा उनमें ना जो गरीबी है उसका उन्मूलन हो सके, ये मुख्य उद्देश्य होता है। तो उसके लिए आपने 3 से 4 माह तक जो पैसे जमा किए उसका 70% जो है वो ऋण दे दिया जाता है अपने ही सदस्यों के मध्य। इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है ना वो आप इसको सही ले लोगे। क्लियर हो गया। अब देखो अब हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरा क्या हो रहा है, ऋण का पुनर्भुगतान समय पर ना होने से प्रति किस्त आर्थिक दंड लगेगा, तो ये बात भी बिल्कुल सही है भैया, फाइन लग जाता है। आप किसी स्व सहायता समूह में बात करके देखिएगा, बात करके देखिएगा, पता चल जाएगा आपको। तो सेकंड भी आपको सही। अब वो निर्भर करता है ना कि स्व सहायता समूह ने प्रत्येक व्यक्ति पर कितना आर्थिक दंड लगा रहा है, क्योंकि उनकी एक नियमावली वो बनाएंगे बेटा। नेक्स्ट आता है कि ग्राम सभा से समूह को पूंजीगत सहयोग। यहाँ देखो बेटा, ये ना विद्यार्थी लोग यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं यार। ये जो ग्राम सभा से समूह को, एक बात याद रखना बेटा, अगर आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रखा है, स्व सहायता समूह आपने बना रखा है, आप किसी ग्राम पंचायत के अंतर्गत वहां के निवासी हो बेटा, तो आपके पिछले 5 से 6 माह में जो आपने बचत किया है उस बचत के आधार पर एक परफेक्ट ऋण जो रहता है बेटा वो मुहैया करवाई जाती है इस ग्राम सभा के द्वारा, आपके जमा किए गए पैसों के आधार पर। इसलिए कहा जाता है कि ग्राम सभा से समूहों को पूंजीगत सहयोग, लेकिन वो लोन होता है भैया, वापस भी करना पड़ता है ना, फ्री में बांट नहीं दिया जाता। तो बेटा 1 2 और 3 तीनों ही सही है आपका। किसके साथ जाओगे, हमको बोला था असत्य चुनना है और हमारे तो तीनों ही सही है, तो डी आपको दिखता है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि एबीसी तो ये बताता है कि केवल एक गलत है, केवल 2 गलत है, केवल 3 गलत है, हमारा तो गलत कुछ है ही नहीं। तो आप किसके साथ जाओगे, यू हैव टू गो विद द डी ऑप्शन। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है यहाँ देखो।
अगला प्रश्न ये लीजिए। स्व सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक ऋण प्राप्त करने के मापदंड क्या है? बैंक से उनको लोन लेना है, व्हाट आर द कंडीशंस बिहाइंड इट, ऐसा बोल रहे हैं। पढ़ ले हम। और फिर बोल रहे हैं यहाँ पे मैं आपको 4 स्टेटमेंट दे दिया हूँ। इस 4 स्टेटमेंट के आधार पर आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है बेटा वो सत्य है। अब सत्य कथन आपको चुनना है यार। क्या चुनना है? सत्य कथन। तो देख लिया जाए। देखो, पहला, सेल्फ हेल्प ग्रुप कम से कम 6 माह से सक्रिय हो। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बेटा, कम से कम 6 माह से सक्रिय हो। अब सक्रिय मतलब क्या है, पहले मैं प्यारे बच्चों को बता देता हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, मुझे मालूम है, जो आपने कहीं अध्ययन नहीं किया, आपने सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपको ना यही एमसीक्यू से तैयारी कर रहे होते हो बेटा। जो आदरणीय शिक्षक होते हैं अलग अलग कोचिंग संस्थानों के, वो अपने चैनल में जो अपलोड करें, आप उनसे अध्ययन करते हो। मैं जानता हूँ बहुत सारे हमारे प्यारे ऐसे बच्चे होते हैं। तो मैं उन बच्चों के लिए बताना चाहता हूँ बेटा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप कम से कम 6 माह से सक्रिय हो। इसका कहने का मतलब यह है कि आपने जो स्व सहायता समूह बना लिया, मान लीजिए आपने जनवरी में उसका गठन कर दिया, तो 6वां माह आपके पास जून आ गया बेटा। तो जनवरी से लेकर जून तक के इस बीच जो आपने खाता बनाया था ना बैंक में, उसमें लेन देन की प्रक्रिया होते रहनी चाहिए। आपकी दैनिक जीवन की आर्थिक गतिविधियां होती रहनी चाहिए, उसे कहा जाता है सक्रिय रहना। इतना याद रखना। तो पहले स्टेटमेंट आपका सही है, तब जाकर के आपको बैंक लोन मिलेगा। दूसरा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष चयन लोकतांत्रिक तरीके से हो। ये बात बिल्कुल सही है बेटा। लोकतांत्रिक तरीके मतलब कि वहां के सदस्यों के अपने राय मतानुसार वहां पर होना चाहिए बेटा, एकाधिकार किसी का नहीं चलना चाहिए। तभी तो बेटा एक ही मत के लोग रहेंगे तो एक साथ कार्य कर पाएंगे ना अपना विकास करने के लिए। फिर चलो तीसरा, अन्य किसी बैंक से लिया गया ऋण पहले ही आप चुका दो। अगर आप पहले जो ऋण ले चुके हो, अगर आपने उसको नहीं चुकाया तो हम आपको पेमेंट नहीं देंगे। इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। चौथा क्या बोल रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा बचत और ऋण संबंधी दस्तावेज। हाँ भैया, ये दस्तावेज बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आवश्यक, अगर आप दस्तावेज नहीं रखते हो कि आपने दिन प्रतिदिन जो गतिविधियां की हैं आर्थिक गतिविधियों को लेकर के, या फिर आपने ऋण किसी को दिया है, तो ऋण अगर वापस आया है नहीं आया है, आपने दंड लिया, आर्थिक दंड तो लिया है नहीं लिया है, आपने कहाँ पैसे खर्च किए, ये सब आपको एक परफेक्ट वही खाता मेंटेन करना पड़ेगा बेटा, तब जाकर के आपको बैंक जो है वो एक लोन देता है। अब हमको बोला है कौन सा कथन सत्य है, तो 1 2 3 4, जहाँ 1 2 3 4 रहेगा हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे बेटा। चारों विकल्पों में देख लेते हैं कौन सा आ रहा है। चलो यहाँ देखते हैं। यहाँ देखो डी आ गया, 1 2 3 4, तो गो विद द डी फॉर डॉग हो गया। चलो गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है यहाँ देखिए, कमेंट करिएगा बेटा, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट, याद रखिएगा, है ना। हाँ, और एक बेहतर सी स्माइल के साथ और नाम इस बार क्रांति सर जरूर लिखिएगा। ठीक, चलो यहाँ देखिए, स्व सहायता समूह को बैंक लिंकेज हेतु निम्नलिखित में से रिकॉर्ड्स होने चाहिए। कौन कौन से रिकॉर्ड्स होने चाहिए, तो ये तथ्य आपको याद रखना है बेटा। कौन कौन से रिकॉर्ड होने चाहिए, उनके पास एक बैठक पुस्तिका होनी चाहिए। बैठक पुस्तिका मतलब कि साप्ताहिक तौर पे जो आप वहाँ पे बैठक कर रहे हो पूरा, तो उसकी पूरी जानकारी जिसमें रहे सदस्यों की, सेल्फ हेल्प ग्रुप की। दूसरा हो रहा है जमा बही और ऋण खाता। जमा बही और ऋण खाता बही जो है बेटा, ये सीधा सीधा जो आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करें उसकी जानकारी होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो बेटा ये तीनों के तीनों सही है। तो उपरोक्त सभी, इसके साथ जाओगे, उपरोक्त सभी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं यहाँ देखो, ये लीजिए प्रश्न। देखिए प्रश्न बोल रहा है, ग्रामीण बाजारों की चुनौतियां, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ रूरल मार्केट। चैलेंजेस, चलो पढ़ लेते हैं। पहला, वस्तु विनिमय प्रणाली। भैया वस्तु विनिमय प्रणाली जो है इसका चैलेंज है सबसे बड़ा। अब बात उठती सर वस्तु विनिमय प्रणाली कौन सी, हाँ हो सकता है कई मेरे बच्चे अंग्रेजी माध्यम के होंगे तो नहीं समझ पाते होंगे। अरे बार्टर सिस्टम जो आपने नहीं पढ़ा बेटा इकोनॉमी में। अब वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, बार्टर सिस्टम क्या है, इसे समझिए। देखिए जब हम कहीं दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं ना बेटा, जो समाज के मुख्य धारा से आज भी नहीं जुड़ा है, वहां पे आप देखिएगा, ऐसा समझिए कि आप भी ग्रामवासी हो और मैं भी ग्रामवासी हूँ, ठीक है, आप भी ग्रामवासी हो और मैं भी ग्रामवासी हूँ। अब आपको आलू चाहिए मगर आपके पास चावल बहुत है, और मुझे चावल चाहिए लेकिन मेरे पास, है ना, आपको आलू चाहिए, आपका चावल बहुत है, मुझे चावल चाहिए मेरे पास आलू बहुत है। तो मैं क्या बोलूंगा, भैया आप चावल मुझे दे दीजिए, मैं आपको आलू दे देता हूं। ये हो गया बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली। पैसों का कोई लेन देन नहीं होता बेटा। अब जहां पैसों का लेन देन नहीं होगा वहां पर बाजार कैसे चलेगा यार। जब आप बाजार की बात करते हो तो वहां फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है ना, फिर डिमांड एंड सप्लाई, फिर इसलिए ये बहुत बड़ी
चुनौती है बेटा। सेकंड, भौतिक संचार सुविधाओं का अभाव। अब यहाँ देखो, ये जो बात कर रहा है भौतिक संचार सुविधाओं का अभाव, ये भी सही है बेटा। भौतिक संचार सुविधाएं मतलब क्या है? भौतिक, फिजिकली बात कर रहा है बेटा। तो ये क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए सड़क। अब आप मुझे बताओ, अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र तक बेहतर सड़क मुहैया ना करवाया जाए तो मूलभूत बुनियादी चीजें आप वहां पहुंचा पाओगे? चलो यार, मैं आपको बना दिया कोई कोलगेट कंपनी का मालिक, अब कोलगेट आप बेचना चाहते हो, कैसे पहुंचाओगे? सड़क की बेहतर नहीं होगा तो बताओ ना। आप हंसना क्या भाई, सही बताओ, है ना? फिर इसलिए भौतिक संचार सुविधाओं का अभाव होगा तो भैया चैलेंजेस तो उत्पन्न होंगे। थर्ड, मांग का पूर्वानुमान मुश्किल। अब ये भी सही है बेटा। अब मांग का पूर्वानुमान मुश्किल मतलब क्या? मांग का पूर्वानुमान मुश्किल मतलब ये है बेटा, कि मान लीजिए अगर आप कोई बहुत बड़े कंपनी फैक्ट्री के ओनर हो और मान लीजिए आप कपड़े का उत्पादन करते हो, मान लो ना भाई, मान लो ना, ठीक, आप ओनर हो। अब आप इस ग्रामीण बाजार में कपड़े भिजवाना चाहते हो बेटा, लेकिन निर्भर करता है डिमांड हो रही है कि नहीं, तब ना आप सप्लाई करोगे। तो बेटा डिमांड किस पर निर्भर करती है? देखो, अगर किसान भाइयों की क्रय शक्ति बेहतर है, जो कि पूर्णतः निर्भर करती है कि वहां का मानसून कैसा है, कृषि कार्य हुआ है नहीं हुआ है, उनकी आर्थिक आय कैसी है। अगर आर्थिक आय सुदृढ़ हो चुकी है, मानसून बेहतर था, कृषि आय बढ़ चुकी है, कृषकों की आय बढ़ चुकी है, तो जाहिर सी बात है डिमांड बेहतर करेंगे, तो आप सप्लाई करोगे। और कृषकों की आय घट गई, मानसून बेकार हो गया था क्योंकि, तो उनका बेटा क्रय शक्ति कमजोर हो गया, तो डिमांड ही नहीं करेंगे, तो आप भेज ही नहीं सकते। तो पूर्णतः बेटा यहाँ पे असमंजस में पड़े रहोगे आप लोग, भेजू या ना भेजू, भेजू या ना भेजू, क्योंकि तो निर्भर करता है ना किसान भाइयों की क्रय शक्ति पर, और क्रय शक्ति निर्भर करती है मुख्यतः वहाँ के फसलों को लेकर के, मुख्यतः वहां पर जो प्रति व्यक्ति आय जो सृजन हो रहा है उस पर। इसलिए हम पहले से अनुमान नहीं लगा पाते बेटा, इसलिए बोला है मांग का पूर्वानुमान लगा पाना मुश्किल। तो देखो तीनों ही सही है, किसके साथ जाओगे? डी फॉर डॉग, उपरोक्त सभी। आया समझ में? आया ना बेटा? आगे बढ़ूं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलो क्या कह रहा है यहाँ देखो भाई, अगला प्रश्न ये लीजिए भैया। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम, ई नाम मतलब ये ऐसा है बेटा, ई एन ए एम, इसको इनाम बोला है, वो प्राइज वाला इनाम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ ना। इनाम मतलब कि इलेक्ट्रॉनिकली बोल रहा है यहाँ पर, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट की यहाँ पे बात कर रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर बेटा कृषि के लिए एक बाजार की बात करो, भी कैसा? इलेक्ट्रॉनिकली। अब बोल रहा है उससे संबंधित कौन सा कथन सत्य है। अब आपको सत्य कथन चुनने बोल रहा है। अब सत्य कथन चुनने बोल रहा है तो चलो देख लेते हैं। पहला बोल रहा है 14 अप्रैल 2016 से प्रारंभ हुआ, ये तो तथ्य है, बिल्कुल सही है, इसे मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, यह एक आभासी प्लेटफॉर्म है। अब देखो आभासी प्लेटफॉर्म, आभासी प्लेटफॉर्म मतलब होता है बेटा एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म। वर्चुअल प्लेटफॉर्म मतलब जिसे आप ऐसा स्पर्श नहीं कर सकते, जैसे कि आप अगर कोई बाजार में चले गए तो वहां पे चीजों को देख सकते हो, आप स्पर्श कर सकते हो, छू सकते हो, है ना? वो वर्चुअल नहीं है। एग्जाम्पल इसके लिए मैं बेस्ट दूंगा, जैसे कि आपने फ्लिपकार्ट यूज किया होगा, अरे भाई आपने अमेजोन भी तो इस्तेमाल किए होंगे ना। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वो सब क्या है बेटा? वो एक ऐसा बाजार है जो वर्चुअल है, आभास आप उसे कर सकते हो, आप उसे छू करके देख नहीं सकते कि क्या क्या चीजें यहाँ पे बिक रही है, फिजिकली नहीं होता बेटा, उसे वर्चुअल आभास कहते हैं। और क्योंकि ये तो राष्ट्रीय कृषि बाजार इलेक्ट्रॉनिकली है बेटा, तो यहाँ पर क्या किया गया, जितने भी संबंधित मंडी है, बाजार है, उन सबको एक जगह एकत्रित कर दिया गया है एक प्लेटफॉर्म में। जैसे कि फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट में कितनी कंपनी को कितने सारे प्रोडक्ट आते हैं यार। अमेजोन में आता है, मीशो आता है, ब्लिंकिट आता है, और क्या क्या नाम लो बताइए ना, मिंत्रा है आपका फैशन शो के लिए, मीशो है आपका, वैसे ही है बेटा। इसलिए इसे आभासी प्लेटफॉर्म बोला है। तो सेकंड वाला भी आपका सही हो गया ना। ठीक। प्रतिस्पर्धी बोली प्रणाली। अब प्रतिस्पर्धी बोली प्रणाली क्यों है, ये भी स्टेटमेंट सही है। ये इसलिए ऐसा बोल रहा है क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्तिगत तौर पर जो व्यापारी गण हैं, वो किसान भाइयों के द्वारा जो उपज को वहां पे रखा गया है मंडियों के माध्यम से, उनकी गुणवत्ता के आधार पर बेटा वो उसकी बोली लगाते हैं, और जो बेहतर रहेगा उसके आधार पर किसान भाई बेच भी देते हैं बेटा, और सीधा उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है पैसा। जैसे आप ऑनलाइन खरीदते हो ना चीजें, वैसे यहाँ पे बात चल रही। तो भाई तीनों स्टेटमेंट आपका सही। अब तीनों सही तो किसके साथ जाओगे भाई? उपरोक्त सभी। चलो इसको कंसिडर कर लो, यू विल गेट योर आंसर। आगे समझ में? तो चौथा आपका आंसर सही है ना? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा, क्या कर रहा है यहाँ देखिए, ये लीजिए भैया, यहाँ देखो। बोल रहा है ग्रामीण विपणन की रणनीतियां क्या होनी चाहिए। ग्रामीण विपणन मतलब कि बाजार में आप मार्केटिंग करना चाहिए, करना चाहते हो। मान लीजिए आप कंपनी के ओनर हो और आप बनाते हो सौंदर्य साबुन, डव, लक्स, ऐसा कुछ आप बनाते हो।
अब आप उसकी मार्केटिंग करना चाहते हो तो आपकी अपनी क्या स्ट्रेटेजी होगी उसके लिए बोल रहा है बेटा, है ना। अब 4 विकल्प आपके पास दिए गए, सबको एक एक करके पढ़ते हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ ध्यान से दीजिएगा। और हाँ, कमेंट करके बताइएगा, हाँ, क्रांति सर नाम के साथ लिख करके, हाँ जरूर। पहला बोल रहा है सहज सरल स्पष्ट विज्ञापन। भाई ये भी स्टेटमेंट सही है। क्यों स्टेटमेंट सही है बेटा? आपकी अपनी कंपनी है, आप फैक्ट्री के मालिक हो, आप सौंदर्य साबुन निकालते हो बेटा, कि मेरे सुंदरता का राज 10 रुपए का सौंदर्य साबुन। अब आप इतने सामान्य शब्दों में अगर विज्ञापन निकालोगे तो गांव के भाई बंधु मेरे आसानी से समझ जाएंगे। मगर आप बोलोगे नो, इफ यू वांट टू हैव अ ग्लो इन योर फेस यू हैव टू बाय माय सौंदर्य सोप। अब मुझे बताओ, आप इस तरीके से बोलोगे तो बेचारे कहाँ से खरीदेंगे यार? जो पढ़े लिखा शिक्षित है वो खरीद लेगा, मगर आम जन तक आपकी पहुंच बन पाएगी? नहीं बन पाएगी ना। इसलिए कहा जाता है भाई सहज सरल स्पष्ट विज्ञापन हो। क्लियर हो गया? ये भी एक स्ट्रेटेजी का तरीका है। दूसरा स्ट्रेटेजी किफायती और टिकाऊ उत्पाद। भाई ये भी बिल्कुल बात सही है। क्यों? क्योंकि जब आप ग्रामीण भाइयों की प्रकृति को जानोगे ना तो आपको पता चलेगा बेटा वो बेफिजूल के खर्च नहीं करते। उनके नेचर में ही होता है सेविंग करना ज्यादा से ज्यादा। इसलिए वो चाहते हैं कि मैं एक ऐसे उत्पाद को खरीदूं, एक ऐसे प्रोडक्ट को खरीदूं जिसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा रहे, जो लंबे समय के लिए काम आए। चाइना का माल नहीं, चला तो चांद तक नहीं तो रात तक, वैसा वाला नहीं चाहिए बोलते। इसलिए बोला जाता है कि अगर आप किसी कंपनी के मालिक हो तो आपकी ये स्ट्रेटेजी रहेगी कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर मैं मार्केटिंग करूं तो मेरा प्रोडक्ट कैसा हो, किफायती हो, टिकाऊ हो, उसी को मैं ले जाऊं तभी खरीदेंगे, वरना नहीं खरीदेंगे। शहर वाले लेना यार, 10 दिन भी मैंने चला लिया तो बहुत है, 11वें दिन मैं नया ले लूंगा, पैसा वसूल हो जाएगा, ऐसा उनकी सोच नहीं रहती बेटा। इसलिए आपका सेकंड भी सही है। तीसरा, स्थानीय दुकानों और बाजारों में बिक्री। ये भी बिल्कुल सही है। क्यों सही है इसे समझिए। स्थानीय दुकानों और बाजारों में बिक्री इसलिए कहा जा रहा है कि आप कंपनी के मालिक हो, आप हो, मगर क्या आप मेरे गांव डोंगरगढ़ में रहते हो क्या? नहीं रहते ना आप तो मेरे गांव डोंगरगढ़ में, तो मैं आपके प्रोडक्ट पे कैसे विश्वास कर लूं यार? आप तो मेरे लिए बाहरी व्यक्ति हो। तो आप कैसी स्ट्रेटेजी अपनाओगे पता है? आप मेरे ही डोंगरगढ़ गांव में मेरे बगल में जो दुकानदार है उसके जरिए अपना प्रोडक्ट बेचोगे कि भाई मैं तेरे को एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा, तू ही बेचना। क्यों? क्योंकि मैं आपको नहीं जानता, मैं आपके प्रोडक्ट पर कैसे विश्वास करूं, लेकिन मैं बगल वाले दुकानदार को जानता हूँ। रामू काका मेरे को बोल दिए कि हाँ क्रांति खरीद ले, मैं तो बैठा हूँ यार, मैं तो बैठा हूँ, कुछ हुआ तो ला देना मेरे पास, मेरा विश्वास जागृत होगा। मैं आपके प्रोडक्ट को आपको देख करके नहीं, इनको देख के खरीदूंगा। या सामान लोकल बाजार में बिकेगा तो उनको देख के खरीदूंगा। यही स्ट्रेटेजी बेटा आप लगाते हो एक मालिक होकर के फैक्ट्री के। समझे? तो तृतीय भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन लोगे यार? अगेन डी फॉर डॉग, उपरोक्त सभी आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो बेटा जितना हो सके ना मैं सहज और सरल तरीके से आपको समझा रहा हूँ, वरना ये सब शब्दावली को समझना ना कई बार उन बच्चों के लिए विशेष तौर पे जिन्होंने बेहतर अध्ययन नहीं कर पाए कुछ कारणों से, उन्हें ऐसे ऑप्शंस को इजीली समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैं नहीं चाहता ऐसे मेरे कोई भी बच्चों को परेशानियां उत्पन्न हो। इसलिए सहज और सरल शब्दों में बेटा आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल जैसे आप और मैं ही बैठे हैं आमने सामने। आपको नहीं लग रहा कि मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि आप जस्ट मेरे सामने बैठो? जरा बताओ मुझे। और अगर ऐसा लग रहा है ना, आभास हो रहा है, तो कमेंट जरूर करिएगा भाई। अब यहाँ देखो क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न बोल रहा है निम्न में से कौन सा से ग्रामीण विपणन के वर्गीकरण से संबंधित है? अब ग्रामीण विपणन की तरीके मैंने स्ट्रेटेजी अभी बताया था, मार्केटिंग करना ग्रामीण क्षेत्र में। अब यहाँ पे बोल रहा है ग्रामीण विपणन के वर्गीकरण कि किस किस प्रकार के आप चीजों को वहां बेचोगे। अब यहाँ पे 4 यहाँ पे विकल्प दिया गया बेटा। पहला बोल रहा है उपभोक्ता वस्तुओं का विपणन, बिल्कुल सही है। उपभोक्ता वस्तु मतलब कि जैसे कि आपने टेल्कम पाउडर बेच दिया चेहरे में लगाने के लिए, आपने बढ़िया बढ़िया वस्त्र ला करके बेच रहे हो पहनने के लिए, आपने बढ़िया सेंट डीओ बेच रहे हो, टूथपेस्ट बेच रहे हो, ये उपभोक्ता जो उसको इस्तेमाल कर सके, तो उस पर आधारित हुआ पहला वर्गीकरण। दूसरा बोल रहा है कृषि संबंधित उपकरण का विपणन, बिल्कुल बात सही, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से संबंधित अगर आप कोई चीज बेचोगे, जैसे फर्टिलाइजर हो गया, उपकरण हो गया, ठीक है, फर्टिलाइजर तो उपकरण में नहीं आएगा, ट्रैक्टर हो गया, थ्रेशर हो गया, स्प्रिंकलर्स हो गए, ड्रिप इरिगेशन से संबंधित चीजें हो गई, तो खरीदेंगे ना भाई। वो भी एक विपणन का वर्गीकरण होता है। तीसरा वर्गीकरण होता है कि आप वहीं के लोकल लोगों के द्वारा बनाए गए, जैसे टोकरी कोई बना रहा है, मिट्टी के बर्तन बना रहा है, हस्तशिल्प हो रहा है, उन सब का आप बेटा खरीद फरोख्त करवाओगे, तो वो भी आएगा हस्त निर्मित एवं ग्रामीण उत्पादों का विपणन। और चौथा बोल रहा है सेवाओं का विपणन, तो ये भी सही है। अब सेवाएं कैसे? सेवाएं मतलब हो सकता है बेटा जैसे कि आपने स्कूल ओपन कर दिया तो वहां पे शिक्षा का सेवा दोगे,
आपने बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना दिया, स्वास्थ्य सेवाएं आप दोगे बेटा। आपने मोबाइल टावर खड़े करवा दिए, तो आप बेटा वहां पे दूरसंचार की सेवाएं दोगे। तो ये भी एक प्रकार का क्या हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में विपणन का वर्गीकरण में नहीं आएगा। मतलब चारों ही सही है, किसके साथ जाओगे बताओ ना। डी फॉर डॉग आपको दिख रहा है, डी फॉर डॉग विल बी योर आंसर। ये आप बोलना चाहते थे। हाँ प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो भैया, अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी प्रश्न की ओर बेटा। और मैं पुनः कह रहा हूं भाई, अगर आपको नेक्स्ट और प्रश्नों के संग्रह चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा बेटा। चलो आखिरी प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। ग्रामीण विपणन को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो आप मार्केटिंग करते हो उसको कौन कौन से फैक्टर्स जो है बेटा वो प्रभावित करेंगे। पहला, रीति रिवाज, मूल्य और परंपरा। अभी मैंने बताया था, हमारे ग्रामीण भाई जो होते हैं वो अपने मूल्यों के प्रति बहुत सजग होते हैं। वो अपने परंपरा के आधार पर ही उत्पादों को खरीदेंगे। जैसे कि वेशभूषा में अगर उनके पारंपरिक तौर पर आज साड़ी पहनना है या सामान्य तौर पे कुर्ता पैजामा है, तो वो उसको प्राथमिकता देंगे, ना कि आपके उन जीन्स को देंगे बेटा जो जीन्स तो बोलने के लिए है पर पता नहीं चल पाता जीन्स है भी कि नहीं, कहाँ कहाँ से फट गया है, उसे आप फैशन बोलते। तो उसे पहनने से पहले वो थोड़ा सा खुद में पीछे हट जाते हैं, उनके रीति रिवाजों के खिलाफ है तो वो नहीं पहनेंगे। इसलिए ये एक बहुत बड़ा कारक। दूसरा है भौतिक बुनियादी अवसंरचना। भौतिक बुनियादी अवसंरचना इसलिए बोला जा रहा है, आपने सड़कों का ही निर्माण नहीं किया यार, तो मैं एक फैक्ट्री ओनर तो कैसे आपके गांव तक पहुंचवा दूं। भौतिक अवसंरचना। तीसरा, शिक्षा। अब शिक्षा भी एक बहुत महत्व रखता है बेटा, एक कारक के तौर पे जो उसको प्रभावित करे ग्रामीण विपणन को। क्यों? क्योंकि अगर ग्रामीण भाई जो बेहतर शिक्षित है वो आपके हर प्रकार के शायद विज्ञापनों और प्रोडक्ट की जानकारी ले लेगा तो उसे खरीद लेगा। मगर जो मेरा ग्रामीण भाई बेहतर तरीके से शिक्षित नहीं है, उनके लिए आप कैसे करोगे, कैसे विज्ञापनों के माध्यम से आप अपने संदेश पहुंचा पाओगे। तब तो आपको सरल और सहज विज्ञापन देना पड़ेगा, एकदम आसान। समझ रहे हो, एकदम आसान। इसलिए बोला गया शिक्षा भी एक बहुत बड़ा प्रभावित करता है बेटा, फैक्टर है यहाँ पर। तो आप कौन सा लोगे, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा उपरोक्त सभी। क्लियर हुआ? सो दिस ऑल अबाउट टुडेस क्लास। तो ये हुआ बेटा आज का लेक्चर जो मैंने अभी आपके लिए खत्म किया। और मैं पुनः कह रहा हूँ कि अगर आपको ये सीरीज बेहतर लग रही है तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, नाम क्रांति सर जरूर लिखिएगा विद स्माइलिंग फेस, ताकि मैं आगे जाकर के पुनः आपके लिए और प्रश्नों के संग्रह को लेकर के आऊँ। तब तक के लिए जाते जाते जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बेटा।